देखिए, एक तो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो आपका बात कर रहा है सेक्शन 2H में क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। और एनफोर्सिबल बाय लॉ कैसे होगा, कल बताया था ना सेक्शन 10 बताया था ना आप लोग को, तो वही तो है, बस सेक्शन 10 की वॉल क्लियर कर दो, वॉल से पास हो जाओ तो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपका आ जाएगा सेक्शन 2H में। 2H में आ जाएगा कि भाई आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है, सिंपल। तो ये एक पहला कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक होता है वॉइडेबल, वॉइडेबल इसको भी समझ लेते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वैलिड होता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कब तक, जब तक दूसरी पार्टी जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो जब तक कोर्ट नहीं जाती उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो है उसकी एग्जिस्टेंस होती है एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम मान लें, अगर एक पार्टी ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने बी के ऊपर क्या अप्लाई किया, भाई क्वेश्चन अप्लाई किया, आईपीसी में जो भी सेक्शन है उससे डरा धमका के बी से कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले ली कि बी आप साइन करो अदरवाइज आई विल शूट यू। दूसरा, भाई उसके साथ अंडी इन्फ्लुएंस कर दिया। अंडी इन्फ्लुएंस क्या होता है, अंडी इन्फ्लुएंस वो होता है कि आप अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हो। अगर मैं सेक्शन 16 की बात करूं तो सेक्शन 16 बात करता है व्हेन the relations subsisting between the parties are such that one of the parties are in a position to dominate the will of the other and uses that position in order to obtain an unfair advantage over the other। अब ये बोलता क्या है कि भाई आपने अपनी जो पोजीशन है ना वो ऐसे यूज करी है कि आपने दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर दिया। आप डॉक्टर हो, आपके पास एक पेशेंट आया कि सर प्लीज मेरा मेरा ये जो डिजीज है इसको क्योर कर दीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपने देखा कि आसपास के 100 किलोमीटर में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो डिजीज को क्योर करने का प्राइस कितना था, 1 लाख रुपीज। आपने क्या करा, साइन करो 10 लाख रुपीज लूंगा तभी डिजीज क्योर करूंगा। उसने बेचारे ने कर भी दिया साइन। तो ये क्या हुआ, अंडी इन्फ्लुएंस। व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, एक पार्टी हायर पोजीशन पे है, एक पार्टी लोअर पोजीशन पे है, तो हायर पोजीशन वाली पार्टी दूसरी लोअर पोजीशन वाली पार्टी का क्या कर रहा है, विल को डोमिनेट कर रही है। और विल कैसे डोमिनेट होगा, मैं हां बोलूंगा तो हां और ना बोलूंगा तो ना। If I'm saying there's a day, then you have to say there is a day. If I'll say there's a night, you have to say there's a night. Even though you want to contradict him, you cannot. इसको कहते हैं डोमिनेट करना। और डोमिनेशन के थ्रू किसी के रिलेशन से भी आप डोमिनेट कर सकते हो। एडवोकेट क्लाइंट, आपको पता है कि कोई एडवोकेट इसका केस नहीं लेगा, आपने इतने चार्ज कर लिए कि दो ही इज नॉट वेरी मच फाइनेंशियली साउंड टू पे बट ही इज ओब्लाइज्ड टू पे। सारी पोजीशंस जो एज अ हायर पोजीशन पे एक पर्सन बैठा है और नीचे वाले जो पोजीशन है जिससे उसको कुछ काम है, उसकी कुछ हेल्प लेनी है, तो आप उसकी विल को डोमिनेट कर रहे हो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। एडवांटेज तो ले रहे हो लेकिन वो एडवांटेज क्या है, अनफेयर है। तो ये एक बात हो गई। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि कैसे आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। उसकी फ्री कंसेंट तो है ही नहीं ना, कहां है फ्री कंसेंट बताइए। सेक्शन सेक्शन आपका सेक्शन 14 क्या बात करता है कि अगर कोई भी फ्री कंसेंट होगी अगर वो इन सारे सेगमेंट से अफेक्टेड नहीं होगी। कौन से सेगमेंट से, कौन से कैटेगरी से, कि भाई आपने क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको अंडी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको फ्रॉड नहीं करना चाहिए उसके साथ। सेक्शन 17 में आपको फ्रॉड नहीं करना चाहिए। आपने ये बोल दिया कि सर आई हैव अ वेरी वेरी नाइस फ्लैट फॉर यू, आप चलिए मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूं। वो चले भी गए, आपने बोला कि सर इस फ्लैट में क्या है 24 आवर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आता है, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे तो 12 आवर्स ही इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आ रहा था। लेकिन आपको भी पता था, आपको कौन, जो एजेंट है जिसने फ्लैट दिलवाया उसको पता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 12 आवर्स ही आती है, लेकिन उसने झूठ बोल के उससे पैसे भी ले लिए और उससे एग्रीमेंट भी साइन कर लिया कि यस ही इज विलिंग टू परचेज दिस फ्लैट। बाद में पता चला कि यहां तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं।
और है तो इतना टाइम आ रही है बस। तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया, कोई फैक्ट है जो उस पर्सन को, एजेंट को पता था, उसने क्या करा, उसने वो फैक्ट को सप्रेस कर दिया। इसको क्या कहते हैं, सप्रेशियो वेरी, सप्रेशियो वेरी। या फिर कुछ ऐसा फैक्ट है जो उसने झूठ बोल दिया कि सर पार्किंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, और वहां पे पार्किंग फैसिलिटीज ही नहीं थी। तो ये क्या हुआ, सजेशियो फॉल्सी, फॉल्स स्टेटमेंट आपने दिया है। तो ये भी आपका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए किससे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करवाने के लिए, अदरवाइज इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉडुलेंट कंसेंट। आपने कंसेंट जो लिए ना वो फ्रॉडुलेंट लिए। और इसी के साथ एक और है, उसको बात बोलते हैं हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन ना, इसमें कोई कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होती। इसमें क्या होता है कि कोई चीज आपको भी नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि उस फ्लैट का एडवांटेजेस क्या हैं, उस फ्लैट के फीचर्स क्या हैं, उस फ्लैट का जितने भी आसपास की बाउंड्रीज हैं, वहां पे कितना आपका कितना पर्टिकुलर लैंड है, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन आपने सामने वाले पर्सन को सब ऐसे बोल दिया कि सर वहां पे ये है, वहां पे वो है, वहां पे ये है, लेकिन आपको खुद नहीं पता था एक्चुअली में फैक्ट क्या है। और आप उस पर्सन को मिसलीड भी नहीं करना चाह रहे थे, आपको लग रहा था हो सकता है ऐसा ही हो। तो इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बस एक डिफरेंस है, और वो क्या है कि फ्रॉड में आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, लेकिन मिस रिप्रेजेंट में आप इनोसेंट मिस्टेक कर रहे हो। आप इनोसेंट मिस्टेक कर रहे हो, आपको भी नहीं पता एक्चुअली में फैक्ट क्या है, बट इवन दो यू वांट हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर मिसलीडिंग हिम बाय मेकिंग एन इनोसेंट मिस्टेक। आपको भी नहीं पता एग्जैक्टली वो वहां पर कितने आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपको भी नहीं पता है। फ्रॉड में क्या था, आपको पता है, लेकिन आप लोग उसको, आप क्या कर रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो, फॉल्स बता रहे हो उसको। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको भी नहीं पता है, तब भी आप ऐसे बोले जा रहे हो कि सर ये है, वो है, ये फीचर, और होता भी है। इन दिस मुखर्जी नगर में तो बहुत होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, पीजीज में बहुत होता है, बहुत ज्यादा। आप लोग को तो पता ही होगा अगर आप लोग इधर की साइड आए होंगे तो वही बात है कि मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। और एक होता है आपका मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक थोड़ा सा वाइड है, अभी इसको इस टॉपिक के बाद समझाऊंगा, मिस्टेक के कंसेप्ट पे आऊंगा, क्योंकि फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन तो बहुत सिंपल है, मिस्टेक समझने वाला है, तो इसके बाद में मिस्टेक पे ही आऊंगा। मिस्टेक अभी इतना सा समझ लीजिए बस, अगर पार्टी से कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसमें भी कुछ डिमार्केशंस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और कुछ डिमार्केशंस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, आपका वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। आता हूं अभी उस पर भी। अब देखिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए। एक तो वैलिड हो गया, कि वैलिड तो मतलब वैलिड ही है, उसमें सारी की सारी फ्री कंसेंट है, ना ही वो इन सारे फैक्टर से अफेक्ट हुआ है, इनमें से कोई भी फैक्टर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं हुआ है। और वॉइडेबल क्या है, वॉइडेबल का मतलब है अगर इन फैक्टर से अफेक्ट हुआ है ना, तब भी वो वैलिड है, तब तक अगर इनमें से जो विक्टिम है ना, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या कोर्शन हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जब तक वो कोर्ट नहीं जा रहा है टू डिक्लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड, कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, सर मेरे साथ कोर्शन हुआ है, मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, मेरे साथ मिस्टेक हो गई है, जब तक वो कोर्ट में नहीं जा रहा है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में उसने प्रूव कर दिया दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दीज सेगमेंट्स, तो उसमें क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट क्या करेगा, वो डिक्लेयर कर देगा। Now you are no longer bound to perform this contract, mister, because you are a victim of all these or any of these elements. इसको कहते हैं voidable contract। ये दो टाइप का तो आपने सुने भी होंगे। अब देखिए, एक होता है आपका void agreement। void agreement, void agreement। अब ये void agreement क्या होता है? void agreement वो होता है जो आपका लॉ के थ्रू या लॉ से बाउंड ही नहीं होता है, लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लॉ उसको मानता ही नहीं है, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। आप कोर्ट भी जाएंगे ना, कोर्ट कहेगा मेरे पास ही क्यों आए हो, व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग दिस एग्रीमेंट बिफोर मी, क्यों आए हो उसको वर्ड डिक्लेयर कराने, जब ये इस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी ही नहीं है, कोई वैलिडिटी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेजरिंग, 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 अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स,
वेजरिंग, आप वेजर कर रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, आप जिसको हिंदी में कहते हैं जुआ खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, तो वो इसमें आएगा, क्योंकि अगर आप सेकंड पार्टी ने अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप रॉबरी कमिट कर रहे हो एंड द सेकंड पार्टी आफ्टर कमीशन ऑफ द रॉबरी आपने 10 लाख की रॉबरी कर दी, तो ये दो से ज्यादा पर्सन ने, तो आफ्टर आफ्टर कमिटिंग रॉबरी आप लोगों को 10 लाख का अमाउंट जो है वो मिल गया। अब जो आपका सेकंड पर्सन था जिसने बोला था कि हम लोग 50-50% डिवाइड कर लेंगे, आप उसने क्या करा, उसने आपको दिया ही नहीं, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज एन अनलॉफुल एग्रीमेंट। तो ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। अगर आपने एग्रीमेंट कर भी लिया ना उसके साथ कि ठीक है सर, मिस्टर 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 हुएवर यू आर डेट, जिसके पर्सन के साथ भी आप वो कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, उसके साथ आपका ये डिसीजन हुआ कि जो भी होगा उसको हम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आपने साइन भी कर दिया, लेकिन वो साइन की कोई वैलिडिटी नहीं है, उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 आ रहा है ना। सेक्शन 10 क्या कहता है कि आपका जो है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। तो क्या रॉबरी कमिट करना लॉफुल है? नहीं है, तो कोर्ट तो आप जा ही नहीं सकते। तो अगर उसके पास 10 लाख रुपीज आए हैं और 10 लाख रुपीज के बाद वो 10 के 10 अपने पास ही रख रहा है, तो आप नहीं जा सकते कोर्ट, नहीं जा सकते आप कोर्ट, आपके ऑप्शंस ही नहीं है आपके पास। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा आपका वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में। अब 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 देखिए, एक होता है void ab initio, void ab initio, void ab initio। तो void ab initio क्या होता है? void ab initio का सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी एग्रीमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी 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 बिगिनिंग, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट विद अ माइनर, एक माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना, तो वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। मतलब कि अगर आप माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी कोई भी बाय एंड परचेज कर रहे हो, कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट, तो वो आपको अगर माइनर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है या अमाउंट नहीं दे रहा है, तो आप नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट, नहीं जा सकते आप उसके अगेंस्ट, नहीं जा सकते आप उसके अगेंस्ट, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, कहीं से कहीं तक नहीं जा सकते। तो ये वॉइड एब इनिशियो का मतलब सिंपली ये होता है कि जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एग्जिस्टेंस सर ही नहीं है। हाँ एक डाउट था। हाँ बताइए। लाइक जो वॉइड एब इनिशियो है एग्रीमेंट विथ इन माइनर, सर हाँ इसमें भी तो दो तीन टाइप का सिचुएशंस अराइज होता है कि माइनर ने छुपा कर किसी से हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। हम्म जैसे हम्म 17 साल का है और 18 जो हम्म है वो मेजोरिटी के हिसाब से कहता है, और हम्म, किसी से जाकर पैसे ले लिए लेकिन उसने कहा कि मैं तो 18 का पार हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तो मैंने माइनस स्टार्ट कहाँ किया? ओके ओके सॉरी। अभी पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अभी पढ़ाऊंगा है ना, बता दूंगा आपको, सब बताता हूँ। ठीक है, बताऊंगा वो भी, उसमें क्या सिचुएशन बनती है। तो मैं ये कह रहा था कि आपका एग्रीमेंट विद अ माइनर है एंड देयर नो नीड टू से सॉरी, डोंट डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको सब। देखिए, तो मैं ये बात कर रहा था कि एग्रीमेंट विद अ माइनर है, तो उसके साथ ना अगर आपने कुछ भी दिया है ना, तो वो कोर्ट आपको नहीं वापस लौटाएगा, नहीं वापस लौटाएगा। और एक होता है, आपने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना होगा तो आज मैं आपको बता देता हूं, सब लोग, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। सब लोग ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? बताइए। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? क्योंकि सेक्शन 10 तो बाहर कर रहा है उसको, कैसे बन गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं बनता है, एक सिचुएशन में बनता है, एक सिचुएशन में बनता है। आपने ये वाले तो सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, वैलिड हो गया, वॉइडेबल हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वॉइड एब इनिशियो हो गया। अभी इनका भी बताता हूं डिफरेंस क्या है, इनका भी बताऊंगा अभी डिफरेंस क्या है। और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहां से आ गया, और ये वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, डाउट जो क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में। उसके लिए ना, और ये चीज ना अगर आपने देखी हो, बेरेट में भी लिखी है, आपने कभी ये सोचा है कि वॉइडेबल सेक्शन 2I, वैलिड सेक्शन 2H, लेकिन वॉइड सेक्शन 2G और J2 में क्यों दे रखा है? बताइए, कभी सोचा आपने कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक में दे रखा है, एक सेक्शन में सेक्शन 2H, वॉइडेबल एक में दे रखा है 2I, लेकिन वॉइड दो सेक्शंस में क्यों दे रखा है 2G एंड 2J? क्यों, क्या रीजन है उसका?
आपके पास बेरेक्ट तो होंगी ना, एक बार बेरेक्ट को रीड आउट करिए, सेक्शन 2J पढ़िए और फिर पढ़िए सेक्शन 2, पहले सेक्शन 2G पढ़िए, उसके बाद पढ़िए सेक्शन 2J। मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ, चलिए देखिए। 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। भाई सिंपल है, सेक्शन 10 का कंप्लाई नहीं करोगे तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, कोई नहीं जा सकता कोर्ट उसके अगेंस्ट। अब J, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void। ये है void contract, इसी को कह रहे हैं void contract। क्या कह रहा है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है स्टूडेंट, क्यों ऐसा क्यों लिखा है, कैसे इन्होंने void के साथ कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, कोई रीजन होगा कैसे? हाँ रॉयल गौतम बताइए प्लीज। सर इस केस में एग्जांपल हम वो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं 2J का, हम्म जो बाद में लिखा हुआ है। हम्म। जैसे कि किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई एक सौदा तय होता है, हाँ और उसके बाद वो तब तक एनफोर्सेबल है जब तक उन कंट्रीज के टर्म्स एंड कंडीशन ठीक है। हम्म मान लेते हैं कि उन टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करते हुए कोई उनके बीच में वॉर हो जाता है, हम्म। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाइड हो गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने एकदम एप्रोप्रिएट बताया है, लेकिन इस कंसेप्ट का एक नाम होता है, बस वो बता दीजिए मुझे। सर वो तो याद नहीं आ रहा। कोई और स्टूडेंट? बहुत बहुत फेमस कंसेप्ट है, बहुत, और मतलब जुडिशरी का तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंसेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट। हाँ आर्य वर्मा, डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेशन। ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हाँ आर्य वर्मा ने बताया, और कपिल आपने क्या बताया? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ वही फ्रस्ट्रेशन। वही वही, हाँ वही वही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल सही। रॉयल गौतम आपने जो एग्जांपल दिया ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ही है। भाई फ्रस्ट्रेट कर गया कॉन्ट्रैक्ट, अब जो फ्रस्ट्रेट किया गया है वो तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से किया है ना, पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही था, बाद में किया है ना फ्रस्ट्रेट, तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही था, तो वही तो है बस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वॉइड हो गया। सेक्शन 2J क्या कहता है, यही तो बोल रहा है, क्या कह रहा है देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन सीज कर गया एनफोर्स करने में, ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ये हुआ पॉइंट क्लियर, बताइए प्लीज। बताइए, डन, बताइए पहले, रेज योर थंब वेदर इट इज क्लियर और नॉट। हो गया, बस 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 वही वही, बस यही सारे कंसेप्ट आया हूं बस मैं आपको समझाने, बाकी बुक्स में तो आप पढ़ ही लोगे फिर सारा। ये कंसेप्ट हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। अब देखिए, अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जितना भी वर्ड एबिनिशियो या वर्ड एग्रीमेंट है, इनमें 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 बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है, इसमें बेसिक डिफरेंस बस यही है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट अनलॉफुल होता है, कोई भी एग्रीमेंट अनलॉफुल होता है, तो उस केस में जो भी उसके कोलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, अब देखिए समझिए पहले इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्ड एग्रीमेंट, वर्ड एब इनिशियो। तो देखिए, वर्ड एग्रीमेंट में अगर कोई भी आप अनलॉफुल एग्रीमेंट कर रहे हो, समझिए ए एंड बी ने डिसाइड करा कि एक रॉबरी कमिट करते हैं, रॉबरी कमिट करते हैं, तो इन्हें कहा रॉबरी कमिट करने के लिए थोड़े बहुत तो पैसे चाहिए होंगे ना, टूल्स खरीदने, वेपन्स खरीदने, कुछ तो खरीदना है। लेकिन अब क्या हुआ, इसने एक सी पर्सन को मिला, सी को नहीं पता है दे आई वांट टू कमिट रॉबरी, उसने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए फॉर सम टूल्स, कुछ भी खरीदना है, बट ही हैजंट डिस्क्लोज कि मुझे मुझे क्या करना है, मुझे रॉबरी कमिट करनी है। तो उसने क्या किया, सी से ले लिए 10,000 रुपीज, मैं आपको लौटा दूंगा, मैं आपको लौटा दूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और रॉबरी करने के बाद तो अगले दिन ही लौटा देगा। लेकिन उसने ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं किया, दैट मींस सी इज एन इनोसेंट पर्सन, सी को कुछ नहीं पता है, तो सी ने दे दिया 10,000 रुपीज। अब क्या हुआ, जब इन दोनों ने रॉबरी कमिट करी, और रॉबरी कमिट कर ली इन्होंने अराउंड 10 लाख रुपीज की, तो जो 10 लाख रुपीज की रॉबरी कमिट करी है, उसमें क्या हुआ है कि जब बी ने ए को कुछ भी नहीं दिया है, बी ने ए को कुछ भी नहीं दिया है, तो ए तो कोर्ट जा ही नहीं सकता, ये तो कोर्ट जा ही नहीं सकता, बट ए और सी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना,
वो तो वैलिड है, वो तो आप, हाँ, वो तो वैलिड है। वो तो वैलिड है। क्यों वैलिड है? कि भाई सी इज एन इनोसेंट पर्सन और सी ने जो 10,000 रुपीज दिए हैं वो आपके कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन पे दिए हैं कि इन फ्यूचर वो रिटर्न कर देगा। तो इसका क्या कंसीडरेशन हो गया? इसने 10,000 हो गया, और इसका क्या कंसीडरेशन हुआ कि इन फ्यूचर रिटर्न कर देगा, ये उसकी तरफ से कंसीडरेशन हो गया। तो ये बस ये कह रहा है कि जो मेन एग्रीमेंट हुआ है वो तो लॉफुल ही है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये है कोलेटरल एग्रीमेंट। तो अगर ए को बी की तरफ से 10 लाख रुपीज में से 50% नहीं मिला है, 5 लाख रुपीज नहीं मिला है, तो उस केस में ए तो जा ही नहीं सकता कोर्ट। लेकिन ये जो इनका कोलेट्रल हुआ है ना, सी को अगर बाद में पता भी चल गया कि कुछ रॉबरी वॉबरी के लिए इन्होंने किया था, लेकिन उस केस में सी तो इनोसेंट है, लेकिन सी अपना 10,000 रुपीज रिकवर करने के लिए जा सकता है कोर्ट में कि सर मेरा ए से 10,000 रुपीज रिकवर करा दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा अनलॉफुल नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई भी अनलॉफुल एग्रीमेंट हुआ है और उससे कोई कोई ना कोई आपका कोलेट्रल एग्रीमेंट जुड़ा हुआ है, कोलेट्रल एग्रीमेंट कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सी पर्सन है वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ये होता है वॉइड एग्रीमेंट। इवन दो वॉइड एग्रीमेंट है किसी भी कंडीशन, लेकिन कोलेट्रल एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। बट अब यहां पे आते हैं, और यही डिफरेंस है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा जजमेंट पढ़ने के बाद ये सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। अब देखिए क्या होता है। ये जो वॉइड एग्रीमेंट है ना, वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है ना, इसमें क्या हुआ, सपोज एक माइनर के साथ एग्रीमेंट हो गया, किसका किसका भाई किसी ए पर्सन का। तो क्या हुआ कि माइनर ने ए को क्या बोला कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा। ठीक है, तो ए ने कहा ठीक है, कितने में बेचोगे भाई? माइनर ने बोला अराउंड 10 लाख रुपीज में बेचूंगा, 10 लाख रुपीज में ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, तो ए ने कहा ठीक है, ले लो आप 10 लाख रुपीज। उसके माइनर ने मना कर दिया। लेकिन ये एग्रीमेंट करने से पहले ना माइनर के साथ एक और भी कोलेटरल एग्रीमेंट हो गया था। किसका? जेड का। माइनर उसको जेड को भी नहीं पता था कि वो माइनर। तो उसने कहा कि मुझे कुछ 5,000 रुपीज चाहिए, इस ट्रांजेक्शन के लिए मुझे कुछ 5,000 रुपीज चाहिए। तो इसने क्या किया, जेड ने 5,000 रुपीज दे दिए माइनर को। तो मेन जो एग्रीमेंट है वो तो है ये वाला, और ये कौन सा हो गया? कोलेट्रल। तो अब ये जो वॉइड एब इनिशियो है ना, इसमें तो ए जा ही नहीं सकता कोर्ट में। अभी वापस से आऊंगा कि किन किन कंडीशन में ए जा सकता है, अभी इसके बाद माइनर पे आता हूं। ठीक है, लेकिन पहले ये समझिए कि इस केस में ए पहली बात तो अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए नहीं जा सकता कोर्ट में, नहीं जा सकता। और ये जो कोलेट्रल है ना, इवन दो जेड को नहीं पता था माइनर है, जेड भी नहीं जा सकता कोर्ट में, क्योंकि वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन वॉइड में क्या होता है, कोलेट्रल एग्रीमेंट जो है उससे जो इनडायरेक्टली एग्रीमेंट जुड़े हुए हैं, अगर वो वैलिड है तो वो एनफोर्स करे जा सकते हैं। लेकिन वॉइड एब इनिशियो में कोलेट्रल एग्रीमेंट्स भी आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। ये ही एक डिफरेंस है इसमें। पहली चीज, हाँ शहनाज, हाँ बताइए प्लीज। हाँ 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 हाँ। आपके आपके क्वेश्चन को ना फ्रेम करते हैं, चलिए ये फ्रेम करा जाए, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करते हैं। एक सेकंड बस, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। हाँ, अब मुझे वापस से बताइए बताइए प्लीज। हाँ। हम्म 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 ठीक है। हम्म
बी कोर्ट जा सकता है। अब देखिए, आपने बोला कि ए ने बी से लिए 10,000 रुपीज, ये कह के कि मैं इससे बैटिंग खेलूंगा। अब बस ये पता करिए कि बैटिंग लीगल है या इलीगल है। पहली बात तो बैटिंग तो भाई इलीगल है, बैटिंग तो इलीगल है। अब क्या हुआ, बैटिंग जो इलीगल है, दो बातें बनती है इसमें दो बातें आती है। पहली बात तो कि बी को पता है कि वो जो पैसे दे रहा है वो बैटिंग के लिए दे रहा है। दैट मींस किसके लिए, उसका ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है, पहली बात। When B knows, अब वो जानता है, बी को पता है कि ये जो मेरे 10,000 रुपीज है ना, ये बैटिंग में लगाए जाएंगे और इसका मुझे 2 गुना मिलेगा। तो अगर उसको ये पता है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट अनलॉफुल में आ जाएगा, उसमें बी रिकवर नहीं कर सकता, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इफ ही डज नॉट नो, डज नॉट नो, उसको पता ही नहीं है। अगर उसको नहीं पता है, इसका मतलब क्या हो गया, ए ने क्या कर दिया, फ्रॉड करा ना उसके साथ। यस और नो बताइए, करा है ना फ्रॉड, कुछ बोल के कुछ ले लिया। अगर फ्रॉड करा है, तो अगर इसमें फ्रॉड करा है तो ये हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि भाई इसने मेरे साथ फ्रॉड करके इसने मुझे ये बताया था इस पर्पस के लिए चाहिए, लेकिन इसने बैटिंग के लिए यूज किया। मतलब कि बी क्या कह रहा है, कोर्ट में जाके कह रहा है। तो उस केस में कि सर मुझे मेरा 10,000 रुपीज वापस दिला दीजिए, इस केस में हो जाएगा वापस ऑन द ग्राउंड दैट ए हैज कमिटेड फ्रॉड। अब बताइए मुझे शिराज आलम जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बाकी स्टूडेंट बताइए, प्लीज रेज योर थंब, प्लीज बताइए ये चीज क्लियर हुई आप लोग को, प्लीज। क्लियर 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 क्लियर, थैंक यू। क्वेश्चंस आप कहीं से भी ले आइए, कहीं से भी, कहीं से कहीं तक। बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन सुन के और बहुत मजा आता है उनको सॉल्व करके, क्योंकि उससे सर आपकी भी नॉलेज एनहेंस होती है। प्लीज बताइए। सर ये जो इसके पहले आपने कोलैटरल एग्रीमेंट वाला भी बताया था, वो भी तो लगभग लगभग सिमिलर केस ही था, लेकिन कौन उसमें थर्ड पार्टी था। कोलेट्रल, एक सेकंड वापस से ले लेते हैं, वो स्लाइड, स्लाइड है वो वाली नहीं है। हाँ बताइए प्लीज, क्या बताया था नहीं सर, मैंने। जैसे कि यहाँ पे भी नॉलेज नहीं था बी को, हाँ तो हमने उस पे फ्रॉड का चार्जेस दे दिया। हाँ, तो सर जैसे ए और बी को तो पता था कि रॉबरी होने वाला है। ए और बी को पता था, सी को नहीं पता था। यस सर, तो सर सी भी फ्रॉड का चार्ज मारेगा ए पे। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एग्जैक्टली कर सकता है। हाँ उसको नहीं पता था, कर सकता है, बिल्कुल सेक्शन 17 में जा सकता है वो, 100%, बिल्कुल। ठीक है। अब अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ माइनर का, हाँ माइनर, चलिए माइनर का पढ़ते हैं, माइनर का पढ़ते हैं। माइनर बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, और अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर माइनर में ये होता है। तो चलिए आइए माइनर के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि माइनर का थोड़ा रहता है। अब देखिए समझिए, आपको हर एंगल से माइनर का बताता हूं, हर एंगल से। आज के बाद माइनर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए यहां पे ए को हम लोग ले लेते हैं माइनर, ए माइनर है, बी है आपका मेजर। मेजर ए ने बी से क्या बोला कि ये है मेरा हाउस, दिस इज माय हाउस, और ये हाउस मिस्टर बी मैं आपको सोल्ड आउट करना चाह रहा हूं। कितने अमाउंट में, 1 करोड़ रुपीज में। 1 करोड़ रुपीज में मिस्टर बी ये हाउस मैं आपको सोल्ड आउट करना चाह रहा हूं। अब देखिए, ये जो ए ने बी को ये बोला कि ये हाउस में आपको सोल्ड आउट करना चाह रहा हूं 1 करोड़ रुपए में, बी भी एग्री कर गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, फिर क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। और कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट है। कंसिडरेशन क्या है भाई, ये इनको घर देंगे और ये इनको अमाउंट देंगे। तो सारी चीजें तो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो यहां पे सब चीजें फुलफिल हो रही हैं। अब यहां पे दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं कि बी को पता ही नहीं है कि ए क्या है, माइनर। देखिए, when B does not know that A is a minor,
भाई उसको पता ही नहीं है, वो दिखता इतना बड़ा है। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एज कम होती है लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़े दिखते हैं। तो ए आपका जो है ये माइनर भी उन्हीं में से था, बड़ा दिख रहा था अराउंड 24-25 ईयर्स का। तो उसको पता ही नहीं चला कि भाई ये माइनर है या मेजर है। उसको लगा मेजर ही है, फेस से लग ही रहा है। उसने कहा ठीक है। अब उसने उसका आधार कार्ड थोड़ा ना देखा है। अब इसने बोला बी ने कि ठीक है मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा और ये हाउस आप मुझे दे देना। ठीक है। अब क्या हुआ, पहले बी ने क्या करा, ये 1 करोड़ रुपीस डिलीवर कर दिए। किसको? भाई इनको डिलीवर कर दिए। और जैसे ही इनको डिलीवर करे, ये मिस्टर ए भाई साहब आ गए अपना आधार कार्ड लेके कि देखिए मैं तो माइनर हूं, कुछ नहीं कर सकते आप मेरे अगेंस्ट, कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि भाई बी हो गया बहुत परेशान। बी हो गया बहुत परेशान कि अब मैं क्या करूं, ये तो माइनर है, इसके अगेंस्ट तो मैं कोई भी एग्रीमेंट नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों? अब देखिए मिस्टर बी क्या कर रहा है। मिस्टर बी गया कोर्ट में। मिस्टर बी गया कोर्ट में। अब आते हैं हम लोग कोर्ट में। यहां से तो अभी एक टाइप के इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है इनके बीच में। अब आते हैं कोर्ट में। तो बी ने क्या करा, बी ने करा सूट फाइल कर दिया कि सर ए ने मेरे साथ क्या करा है, फ्रॉड कर दिया। क्यों करा? उसने अपनी एज को हाइड कराए। उसने अपनी एज को हाइड कराए मतलब कि सप्रेशियो वेरी कराए। सप्रेशियो वेरी का मतलब है कि अगर सर कोई भी अपनी एज को हाइड कर रहा है तो उसके कंसिडरेशन मैंने उसको जो भी दे दिया है मुझे वापस दिलवा दीजिए। मुझे कोई घर वर नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ मेरा पैसा वापस दिलवा दीजिए। एज पर सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 64 क्या कहता है, जो उसने प्ली लिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है ना, तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो भी दे रखा है वो वापस आ जाएगा जब कोर्ट उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करेगा। अब कोर्ट ने क्या कहा कि ये प्ली मैं आपकी करता हूं रिजेक्ट। ये प्ली मैं आपकी करता हूं रिजेक्ट क्योंकि आपको उसका आधार कार्ड देखना चाहिए था और वो माइनर है। इसके अगेंस्ट अब मैं आपका पैसा नहीं वापस दिलवा सकता। क्योंकि क्यों नहीं दिलवा सकता? क्योंकि सेक्शन 64 किस पे अप्लाई होता है भाई? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल ओवर दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट विद अ माइनर क्या होता है भाई? वो तो वॉइड एब इनिशियो ही होता है, एब इनिशियो। तो अब कोर्ट कह रहा है पार्टी से, अब सर आप मुझे बताइए मैं कैसे वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर कर दूं, कन्वर्ट कर दूं? मेरे हाथ में तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे बार कर रहा है। ये जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये मुझे बार कर रहा है। मैं कैसे इसको वॉइड एब इनिशियो को वॉइडेबल में कन्वर्ट कर दूंगा? नहीं कर सकता सर मैं, मेरे पास कोई नहीं ऑप्शन। तो क्या हुआ भाई, वापस से भी परेशान। ये मेरा जो प्ली था ये तो रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। अब क्या हुआ? अब देखिए, अब उसने एक और प्ली ली कि सर ये जो है माइनर का जो आप कह रहे हैं ये तो हो गया वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट और अगर वॉइड एग्रीमेंट आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसको, तो फिर क्या करिए सर, मुझे सेक्शन 65 में वो दिलवा दीजिए रिलीफ। सेक्शन 65 क्या कहता है कि भाई कोई भी वॉइड एग्रीमेंट है उसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ भी दिया है वो आपका वापस आ जाएगा। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ भी दिया है उस केस में अगर वो वॉइड एग्रीमेंट है तो सारी एक दूसरे ने एक दूसरे को जो भी दिया है वो उनके पास आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब क्या हुआ? उसने बोला, किसने? बी ने, कि सर मुझे यहां रिलीफ दिला दीजिए। कोर्ट ने वापस से मना कर दिया। कहा कैसे दिलवा दूं सर, ये बताइए, ये तो वॉइड एब इनिशियो है और आप मांग रहे हैं रिलीफ वॉइड एग्रीमेंट में। वॉइड एग्रीमेंट में कैसे दिलवा दूं? सेक्शन 65 तो यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, ये तो वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब आप समझते हैं ना, कोर्ट कह रहा है उनसे, आप समझते हैं इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता सर। आई एम हेल्पलेस। मैं पूरी तरीके से हेल्पलेस हूं क्योंकि सेक्शन 65 भी इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एग्रीमेंट भी नहीं है। और ये एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं अपार्ट फ्रॉम दिस माइनर। एक और डिफरेंस समझ लीजिए, अगर जो वॉइड एग्रीमेंट होता है सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग, वॉइड एग्रीमेंट में अगर एक दूसरी पार्टी ने एक दूसरे से कुछ भी लिया है तो अगर वॉइड एग्रीमेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो वापस से उस पार्टी के पास वो चीज वापस आ जाएगी। लेकिन वॉइड एब इनिशियो में वो वापस नहीं आती। 65 सेक्शन पढ़िएगा, 65 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें ये लिखा है कि कोई वॉइड एग्रीमेंट कर दिया कोर्ट ने तो एक दूसरी पार्टी ने जो भी लिया है एक दूसरे से वो वापस दूसरे पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ए ने बी से बोला कि यार रॉबरी करते हैं, चलो ठीक है रॉबरी करते हैं। तो ये रॉबरी के लिए ना
मुझे इतने 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 थोड़े टूल्स लगेंगे, वो बी से ही कह रहा है, तो इतने टूल्स आप मुझे जो है वो दिलवा दो, मतलब खुद दे दो मुझे। ए ने बी से बोला, तो रॉबरी कमिट हो गई, 10 लाख रुपीस भी मिल गए उनको। आईपीसी में सेपरेट ऑफेंस है, पनिशमेंट तो उनको मिलेगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डेट, पनिशमेंट तो मिलेगा लेकिन वो डिफरेंट सेपरेट कंसेप्ट है। तो 10 लाख रुपीस ए को मिल गए। अब बी के कोर्ट में, सर मुझे 5 लाख रुपीस दिलवाया, कोर्ट कहेगा नहीं। क्यों दिलवाऊं 5 लाख रुपीस आपको? क्या वैलिड एग्रीमेंट नहीं है? तो उसने क्या बोला, बी ने, ए ने क्या बोला, जिसने उसको टूल्स दिए थे कि सर मेरा टूल्स तो वापस दिलवा दीजिए। हाँ, टूल्स मैं दिलवा सकता हूं तुम्हें वापस, टूल्स दिलवा सकता हूं। क्यों? सेक्शन 65, सेक्शन 65। लेकिन अगर वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है ना, तो टूल्स भी वापस नहीं आएंगे। माइनर के साथ कर रहे हो ना, भूल जाओ, टूल्स वूल्स सब भूल जाओ। ये है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड एब इनिशियो। अब समझिए, वापस इस पे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करता है आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे वॉइडेबल पहले से लिखा हुआ है, इसको हम लोग कर देते हैं वॉइड, वॉइड, और यहां आ जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसने बोला कि सर मुझे यहां रिलीफ दिलवा दीजिए, कोर्ट ने कहा नहीं, यहां पे भी नहीं मिल सकता सर आपको, नहीं मिल सकता यहां पे भी। तो अगर यहां नहीं मिलेगा, अब कहां जाए, अब कहां जाए? तो उस केस में अब क्या हुआ, अब बी को लगा यार कोई और रेमेडी है। बी ने कहा चलो एक और रेमेडी एक्सप्लोर करके देखते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। अब जो एक और रेमेडी है ना, वो बी जो है वो गया एसआरए में, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गया, वो एसआरए में गया। और कौन सेक्शन में? सेक्शन 31 एंड 33, जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिंपली होता है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट है, डीड है, विल है, कोई भी आप कैंसिल करा रहे हो ना, तो उस केस में कैंसिलेशन के बाद जिस भी पार्टी के पास जो पहले से इंस्ट्रूमेंट एंटर करने के पहले से कुछ सामान है, प्रॉपर्टी है, पहले से रखा हुआ है, तो दूसरी पार्टी को वापस दे दो। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया है। तो ये भाई साहब जो है, ये चलेगा कि सर मैं तो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर रहा हूं, प्लीज मेरा जो है अमाउंट जो है मुझे वापस दिलवा दीजिए। लेकिन सेक्शन 31 एंड 33 क्या कहता है? सेक्शन 31 33 प्रॉपर्टी की बात करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी के पास है, वो आपको मिल जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पैसा दिलवाने का मतलब क्या है भाई? पैसा दिलवाने का मतलब तो आप ये कह रहे हो कि आप वो एनफोर्स कर रहे हो उसको, एग्रीमेंट को। तो पैसा तो दिलवा ही नहीं सकता, कोर्ट कह रहा है मैं पैसा तो आपको दिलवा ही नहीं सकता मिस्टर। अगर कोई प्रॉपर्टी दी होती तब आप आते सेक्शन 31 33 में ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए 1963, तब मैं आपको प्रॉपर्टी दिलवा देता। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, माइनर ने भी अगर प्रॉपर्टी कोई रखी हुई है ना, तो वो दिलवा देते हैं, रिस्टोर हो जाती है प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वापस चली जाती है। लेकिन यहां नहीं हो सकता, यहां पैसा नहीं हो सकता वापस। तो भाई अब इससे यह समझने वाली बात है कि अगर पैसा दे दिया ना आपने माइनर को, तो पैसा आपका नहीं आता है वापस, पैसा आपका जो है वो वापस नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप कोर्ट्स की प्रैक्टिस देखोगे ना, तो कोर्ट्स में पैसा रिकवर हो रहा है, पैसा रिकवर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे कोर्ट जो है पैसा रिकवर करवा देता है, अगर आपकी गलती बिल्कुल भी ना हो तो। अब एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसी सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब क्या होगा कि भाई ये घर जो है ये बी का है, और 1 करोड़ देने का वादा कौन कर रहा है? माइनर कर रहा है कि मुझे ये हाउस दे दीजिए और मैं आपको ये जो है 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, 1 करोड़ रुपीस। अब क्या हुआ, बी ने क्या, ठीक है, तो बी ने क्या करा, ये जो हाउस है ये ए को दे दिया, माइनर रिफ्रेन कर गया अपने प्रॉमिस से, अब नहीं दूंगा आपको, ट्रांसफर तो हो ही गया मेरे नाम पे, अब नहीं दूंगा आपको 1 करोड़ रुपए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी अगर एग्जांपल लें, सेक्शन 64 नहीं अप्लाई होगा क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 65 नहीं अप्लाई होगा, वॉइड एग्रीमेंट है। यहां पे क्या है, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन क्या अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 31 एंड 33 ऑफ एसआरए अप्लाई हो जाएगा, जो ये कहता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर रहा है, तो उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास चली गई है, वो कोर्ट आपको वापस दिलवा देगा। तो प्रॉपर्टी जहां तक है वो कोर्ट के पास वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पे एक और वो है, एक और थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है बस।
अब आते हैं हम लोग मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में क्या हुआ था। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में भी प्रॉपर्टी का ही मैटर था। ऑल दी सिचुएशंस आर सेम कि प्रॉपर्टी, सर मुझे प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए। मेजर कह रहा था कि सर मुझे प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, मैं कैंसिल कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट, 64 में जा रहा हूं, 65 में जा रहा हूं। उसके बाद वो 31 एंड 33 में आया, कोर्ट ने मना कर दिया। और रीजन क्या था? उसको पता था that he was a minor at the time of entering into the agreement। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये जितनी भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है ना, ये उस केस में अप्लाई हो रही हैं जहां पर वो जो मेजर पर्सन है ना, ही वाज इनोसेंट। वो इनोसेंट है, उसको नहीं पता है कि जिसके साथ वो एंटर कर रहा है वो माइनर है। लेकिन अगर आपको पता है ना कि वो माइनर है, उसमें तो आपके पास 31 एंड 33 की भी रेमेडी नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर yourself committed are wrong, you are very worse that he is a minor, even though you are entering into the contract, entering into the agreement with him। In that case the court is very much helpless and the court cannot help you। ये है कंसेप्ट माइनर्स के रिगार्डिंग। दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द माइनर। ये होता है कंसेप्ट माइनर के रिगार्डिंग। और इसी को हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। बोलते तो बहुत है, लेकिन कंसेप्ट एक्चुअली में ये है जो मैंने आपको बताया है। वापस से बताता हूं क्या, कि जहां पर मेजर को नॉलेज है माइनर है, भूल जाओ ना, ये सारे काम आएगा आपके और कॉन्टेक्ट तो आएगा ही नहीं। लेकिन जहां पे उसको नॉलेज नहीं है, वहां पे क्या है, पैसा दिया है भूल जाओ, लेकिन प्रॉपर्टी दी है तो वो आपको मिल जाएगी सेक्शन 31 एंड 33 में। पैसा भी दिया, पैसा भी मिल जाता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे हो गया, अब तो होने लगा है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। लेकिन एक्सप्रेसली अगर प्रॉपर्टी दी है ना आपने और आप इनोसेंट हैं, आपको नहीं पता है, तो वो 31 एंड 33 में रिकवरी हो जाती है। जब आप क्या करते हो, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करते हो, कैंसिल करते हो। मुझे अब बताइए कि क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कौन सा नहीं हुआ, और अगर हो गया है तो प्लीज बताइएगा मुझे। सर यहाँ तो समझ आ गया, बट ये जो जैसे मोहिरी बीवी और ये धर्मोदास घोष वाला में हम लोग देखें, तो सर यहाँ पे जो माइनर था, सर माइनर का कोई इंटेंशन नहीं था छुपाने का। हम्म लेकिन सर जो साहूकार था, हम्म उसको तो ये बात भली भांति पता था कि ये माइनर है, हाँ फिर भी इसने लोन दिया। तो सर हम्म ये तो पहले से ही वॉइड हो गया, वही तो है ही पहले से, वही तो मैं बता रहा पहले हूँ। से ही। तो सर उसमें तो उसको रिकवरी नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। वही तो मैंने लेकिन बताया जहां पे पता है आपको। जी सर, लेकिन एक और केस है जो कि खान गुल वर्सेस लखा लखा सिंह का। सिंह, हाँ सर हाँ। उसमें माइनॉरिटी ही अपना स्टेटस को छुपा लेता है। हम्म मतलब वो पहले से ही ये मतलब अपने आप को छुपा के रखा हुआ था। हम्म और सर जो पार्टी दे रहा था उसको हम्म उसको ये बात पता नहीं था, क्योंकि सर 1 साल का डिफरेंस का, जैसे मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था। हम्म तो सर यहाँ पे तो सर रिकवरी हो सकता है ना। वापस से रिपीट करिए, क्या बोला आपने, वापस से बताइए। जैसे कि खान गुल वर्सेस लखा सिंह हाँ में हाँ। जो माइनॉरिटी था, वो सर अपना छुपा लिया स्टेटस। ठीक है। सर तो यानी कहीं ना कहीं मेरे आंखों में धूल झोंका उसने, और हाँ मुझे ये बात पता नहीं था। तो हाँ सर क्या इसके केस में जो है हाँ वो रिकवरी होगा या फिर इसमें भी नहीं ही होगा? हाँ, वही ना, पैसे की बता रहे हैं या प्रॉपर्टी की बता रहे हैं, ये बताइए। सर आई गेस पैसा ही है। पैसा ही है। सही है, पैसे ऐसा देखिए देखिए, एक हाँ, जैसे आपने खानगोल वर्सेस लखा सिंह, और एक और केस आया होगा आपको याद होगा, चंदन लाल वर्सेस अजूदिया प्रसाद, यस सर। है ना। तो उस केस में ये दोनों जजमेंट ने ना आपस को कॉन्ट्रडिक्ट किया है बहुत ज्यादा। उसी में अगर आप पढ़ेंगे ना, चंदन लाल वर्सेस अजूदिया प्रसाद, ये दोनों केस है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी पैसे की रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पैसे की रिकवरी करा रहे हो तो आप इनडायरेक्टली ना आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर रहे हो, आप उस वॉइड एब इनिशियो को वॉइड बना रहे हो, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट में तो पैसे की रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वॉइड एब इनिशियो में नहीं होगा। और वॉइड एग्रीमेंट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो आपके कुछ एक्सटेंट तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में भी क्या हो जाता है, वो कोर्ट रिकवरी करा देता है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि हम वॉइड एब इनिशियो को कैसे कन्वर्ट कर दें, पैसे की बात जहां तक आ रही है, पैसे की बात, अगर आपको नॉलेज है तब तो भूल ही जाइए, और नॉलेज नहीं भी है तब भी कोर्ट नहीं दिलाएगा आपको, क्योंकि पैसे के लिए आप इनडायरेक्टली उसको एनफोर्स कर रहे हो, उसको कंपेल कर रहे हो पैसा देने के लिए। और अगर जहां कंपेल कर रहे हो तो वहां पे आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है उस एग्रीमेंट की, वो आप उसके अगेंस्ट एनफोर्स कर रहे हो, जो आप नहीं कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते हो। और इसी के लिए आपका ये प्रॉपर्टी वाला मैटर जो है सेक्शन 31 एंड 33 में आ जाएगा, लेकिन पैसे वाला मैटर नहीं आएगा।
लेकिन आज के टाइम में ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस में क्या हो रहा है, मैंने वही बताया हूं कि उसमें कोर्ट क्या कर रहा है, उसमें कोर्ट आपको दिलवा रहा है अगर आप टोटली इनोसेंट हो तो। अब मुझे और बताइए, अब मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो और बताइए, और ये डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताइए प्लीज। सर ये क्लियर हो गया, हाँ। लेकिन सर ये जो खान गुल वाला था वो इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड है ना, क्योंकि सर खान गुल, इसमें तो सर रेस्टिट्यूशन जो पैसे थे हाँ 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 वो तो सर उसको जितना था उतना सम वापस दिला दिया गया। हाँ, जितना था उतना सम वापस दिला दिया गया। देखिए वही वही चीज ना, वापस जो आपने दिलाया है ना उस केस में, तो वो भी आपने इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस के उस पे ही दिलाया है, वैसे कोर्ट ने मना कर देता है, वैसे कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर पाएगा, वैसे कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर पाएगा। यही यही मेरा पर्पस है आपको बताने का कि इक्विटी जस्टिस इन गुड कॉन्शियंस की अगर आप किसी भी एडवोकेट से बात करेंगे ना कि उसके पास क्या रेमेडी, अगर वो इनोसेंट है उसने पैसे दे दिए तो वो कहेगा कि रेमेडी तो है, लेकिन वो रेमेडी आपकी इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे है। यही यही चीज में खान वर्सेस लखा सिंह में भी बोला था कि आप अगर इसका डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे ना उसमें लिखा है कि आपका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन बात नहीं करता है इसकी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस कोर्ट उसको दिलवा देता है अगर उसने प्रॉपरली अपना जो पर्सन है वो एक इनोसेंट पर्सन है। लेकिन अगर वो इनोसेंट नहीं है तो उसमें कोई रेमेडी नहीं है। तो बताइए मुझे, अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई और डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर हम लोग दूसरा कंसेप्ट कवर करेंगे। क्लियर है? सर वाइड अग्रीमेंट जो होते हैं उसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वो वाइड होते हैं ना, लेकिन वाइड अब इनिशियो जो है उसमें बस डिफरेंस यही है कि वो अगर माइनर के साथ हुआ तो वो वाइड अब इनिशियो हो जाएगा, माइनर राइट के सर? साथ या फिर अनसाउंड पर्सन के साथ। अच्छा, हम्म। वैसे वाइड एग्रीमेंट भी फ्रॉम द स्टार्टिंग वाइड ही होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं वॉइड, लेकिन डिफरेंस क्या होता है भाई, वॉइड एग्रीमेंट में सेक्शन 65 एप्लीकेबल हो रहा है लेकिन वॉइड अब इनिशियो में नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके ओके। ये डिफरेंस है, उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बताइए प्लीज, जल्दी बताइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, हाँ। आप माइनर से पैसा ले लो और आपको पता है माइनर है कि मेजर है, आपको पता है माइनर है, तो उस केस में अगर आप पैसा ले रहे हो उससे और वो आप उसको डिलीवर कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट फ्रॉड में जाएगा। एग्जैक्टली, को डिलीवर कर रहे हो तो उस केस में कौन जा रहा है कोर्ट में, आप ये माइनर। माइनर जा रहा है कोर्ट में, क्या बोल के, क्या ग्राउंड है उसका, ग्राउंड बताइए। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो वो क्यों जाएगा, या तो आप उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, है ना, है ना। हाँ हाँ हाँ, आपने भेज दी तो वो पैसा जो है, वो पैसा जो है वो आपका फ्रॉड के अगेंस्ट, फ्रॉड तो क्या मतलब, फ्रॉड तो माइनर के अगेंस्ट, माइनर क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट आपको वर्ड एब इनिशियो है, लेकिन अगर आप माइनर के साथ ही कर रहे हो तो उस केस में भी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको रिकवरी करा देगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस यहां पे भी आ जाएगा, क्योंकि माइनर के साथ ही एग्रीमेंट करोगे लेकिन वर्ड एब इनिशियो है, लेकिन अगर माइनर खुद ही विक्टिम है तो आपके साथ भी वही कोर्ट रूल अप्लाई करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कोर्ट आपको रिकवरी जो है अमाउंट की भी उस माइनर को करवा देगा ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। क्योंकि माइनर के साथ में क्या होता है, कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बस यही जो रूल है यही एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो चीज है बस समझने वाली। बस बाकी अगर आप फ्रॉड कर रहे हो माइनर के साथ भी, तो वो फ्रॉड आपका सिर्फ और सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वॉइड में अप्लाई नहीं होता है। तो आप फ्रॉड भी माइनर के साथ कर रहे हो तब भी एक्सप्रेसली वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे वो उस फ्रॉड को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा। बताइए बताइए प्लीज, और बताइए फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलते हैं फिर। हाँ बताइए प्लीज, रॉयल गौतम जी बताइए। सर व्हाट इफ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर्म हो रहा है तो उस टाइम पे वो पार्टी कॉम्पिटेंट है और साउंड माइंड है, हाँ और हाँ, बाद में जाके वो अनसाउंड हो जाता है किसी भी रीजन से, तो वो एनफोर्सेबिलिटी रहेगी या हट जाएगी? देखिए सेक्शन 11 आप पढ़ेंगे ना, सेक्शन 11 में क्या लिखा है कि अगर कोई भी पार्टी उस टाइम पे साउंड है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इवन दो अगर वो अनसाउंड है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वो साउंड है। अब बात आती है एनफोर्सिबिलिटी की, तो एनफोर्सिबिलिटी उस अनसाउंड पर्सन के अगेंस्ट हो जाएगी, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका जो भी होगा उनके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो फॉर दी एनफोर्सिबिलिटी, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वो पर्सन जो था वो साउंड माइंड का था।
सेक्शन 11 और 12 में लिखा है ना, आई थिंक 12, हाँ 12 में लिखा है कि कोई भी पर्सन अगर साउंड स्टेट का है लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो अनसाउंड का हो गया है, तो वो कॉन्टैक्ट की वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो अनसाउंड का है लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो साउंड स्टेट में आ गया है, तो उस केस में कॉन्टैक्ट की वैलिडिटी परफेक्ट होगी, एकदम परफेक्ट होगी। तो उसमें अगर परफॉर्मेंस के टाइम पे वो जो है वो आपका माइनर, वो आपका अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया, तो उसमें आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी उसका कंपेल करा सकते हो। लेकिन नहीं तो सर हाँ, अगर जैसे मैं जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जिस केस की, उस केस हाँ, में अगर जो अनसाउंड पर्सन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो हाँ, अगर ये प्रूव कर देता है कि अब मेरा जो क्लाइंट है वो अनसाउंड है, साउंड हाँ, नहीं रह गया है, हाँ, हाँ, तो वही ना, वो एनफोर्सेबिलिटी वही रहेगी वही खत्म। चीज ना, वही चीज देखिए, वही चीज होता है ना। देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई भी डिलीवरी है तो डिलीवरी अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर अपने साथ कुछ पर्संस को एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के चलवा रहा है उस कंपनी को डिलीवरी देने के लिए, तो उस केस में इवन दो आपका एग्रीमेंट जो था वो अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ था, लेकिन आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल कर सकते हो डिलीवरी के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अनसाउंड माइंड एक पर्सन था जो पहले तो बेचारा साउंड माइंड का था, बाद में क्या हुआ, आपने उससे कांटेक्ट कर लिया क्या कि भाई आप मेरी पिक्चर जो है वो पेंट करोगे या ड्रॉ करोगे, और बाद में वो हो गया अनसाउंड माइंड का, है ना। आ रहा है आपके माइंड में क्वेश्चन, बताइए इसमें क्या करें आप। पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, उसमें आप नहीं कर सकते फिर तब तक जब तक वो साउंडनेस ऑफ माइंड का नहीं हो सकता, नहीं हो जाता। आप उससे अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि मेरी पेंटिंग ड्रॉ करो ही करो। अगर आप अनसाउंड माइंड के भी हो तब भी ड्रॉ करो। तो ये दो चीजें बनती है क्या, कि जहां पे अगर पर्सनल सर्विस है या जहां पे पर्सनल सर्विस नहीं है। अगर पर्सनल सर्विस है वहां पे अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, कब आपने कॉन्टेक्ट किया तब तो साउंड माइंड का था, लेकिन जब परफॉर्मेंस क्रिएट है तब वो हो गया अनसाउंड, तो उस केस में आप परफॉर्मेंस के लिए उसको कंपेल नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है, लेकिन आप अपना अमाउंट रिकवर करा सकते हो। दूसरी बात, वापस से आते हैं, जहां पे उसकी पर्सनल सर्विस नहीं इन्वॉल्व है वहां पे आप डिलीवरी जो भी काम है वो ले सकते हो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी। अब मुझे बताइए, क्लियर क्लियर है? से क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मैं देखता हूं और आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह रहा है। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ओके, 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 चलिए, 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 चलिए। सबसे पहले ना हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सेलेक्टिव होके, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो समझ लेते हैं, और वो है आपका फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पार्टी वो डिस्चार्ज कैसे होंगी, डिस्चार्ज कैसे होंगी। डिस्चार्ज का मतलब अब वो फ्री है, फ्री, आप लोग फ्री है, मतलब कि जिसके साथ पार्टी के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया है, नाउ ही और शी इज फ्री, नाउ ही और शी इज नो मोर ओब्लाइज्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। समझते हैं, देखिए डिस्चार्ज किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है। तो ऑब्वियसली पहला ग्राउंड तो वही है कि परफॉर्मेंस कर लो, खत्म बात। परफॉर्मेंस, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई, फिर थोड़ा ना लेना देना है आपको उससे, किसी भी पर्सन से, बाय परफॉर्मेंस। बाय परफॉर्मेंस, सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है, परफॉर्मेंस हो गई, बात खत्म, टाटा बाय बाय। अब दूसरा, दूसरा बाय ब्रीच। बाय ब्रीच, भाई क्या हो गया, आपने ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने पे भी तो आप डिस्चार्ज हो गए। आपने क्या करा, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया, आपको आज डिलीवरी देनी थी, आपने डिलीवरी दी ही नहीं, अब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गए आप। डिस्चार्ज तो हो गए लेकिन कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हो ही गए ना, आपने परफॉर्म तो किया ही नहीं है ना उसको, तो वो बात हो गई। अब तो ये बाय ब्रीच। तीसरा, तीसरा अगर हम देखें बाय नोवेशन। अब ये नोवेशन क्या होता है भाई, ये बात करता है सेक्शन 62 में। तो नोवेशन क्या होता है, नोवेशन वो होता है कि आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया, या फिर आपने क्या करा कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फॉर्म किया है ना, उसमें दो बातें होती हैं, या तो आपने पार्टीज ही बदल ली या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी। अब समझिए इसको, नोवेशन में अगर जहां पर आपने फॉर एग्जांपल, देखिए अब नोवेशन, मैं आपको बहुत इन डिटेल समझा रहा हूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए नोवेशन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के नोवेशन होते हैं। एक तो हो गया वेयर पार्टीज आर सब्स्टिट्यूटेड, बाकी पार्टीज ही सब्स्टिट्यूट हो गई भाई, पहली वाली पार्टीज अब दूसरी से चेंज हो गई, पार्टीज सब्स्टिट्यूटेड।
और जहां पर दूसरी वाली पार्टी, दूसरा आपका आया है, वहां पे आया है वेयर टर्म्स एंड कंडीशंस गॉट चेंज्ड। अब समझते हैं इसको। वेयर पार्टी सब्स्टिट्यूटेड ए बी, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं आपको दूंगा 10,000 रुपीज, आप मुझे दे देना 100 पोस्ट कार्ड्स। सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो। अब क्या हुआ कि भाई इसमें फ्यूचर, मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको आज है आपकी सेकंड, 7 या 8 तारीख को आपको ये काम करना है। ए ने बोल दिया बी से, और जब आप भी मुझे 100 पोस्ट कार्ड दोगे मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। अब क्या हुआ भाई, बी ने बोला कि सर मैं तो नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा आपका ही, मैं तो आपको पोस्ट कार्ड नहीं डिलीवर कर पाऊंगा। आप एक काम करो, आप सी से कांटेक्ट कर लो और सी से कांटेक्ट करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आप सी को कांटेक्ट कर लो, उसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, बिकॉज मेरे कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस आ गए हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है, देयरफॉर आई कैन नॉट परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, ए ने क्या बोला, ठीक है आपका जानने वाला है ना सी, उसने कहा हाँ मेरा नोन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टाइम में डिलीवर हो जाएंगे और आपको अमाउंट भी उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ भाई, उसने क्या किया, सी से कांटेक्ट कर लिया, और जब सी से कांटेक्ट किया तो बी क्या हो गया भाई, अपनी ड्यूटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यही तो मैं समझा रहा हूं, बस हो गया बात खत्म, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन हो गया डिस्चार्ज, बी हो गया। अब इसमें क्या हुआ, पार्टीज क्या हो गई, यहां पे आ गया, वेयर पार्टीज सब्स्टिट्यूटेड, पार्टीज हो गई सब्स्टिट्यूटेड, पार्टी ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, सिंपल। तो एक तो ये हो गई। अब क्या हो गया, वेयर टर्म्स एंड कंडीशंस गॉट चेंज। इसको भी समझ लेते हैं, देखिए इसको भी समझते हैं, ये क्या कह रहा है। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन गॉट चेंज, ए बी, वही वाली ले लेते हैं, 10,000 रुपीज दूंगा आपको, 100 पोस्ट कार्ड के लिए। अब क्या हुआ, दे भाई दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद इन्होंने कहा, दोनों में म्यूचुअली डिसाइड हो गया कि मुझे 100 पोस्ट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100 पेन, 100 पेन चाहिए मुझे, 100 पेन चाहिए मुझे। ठीक है, 100 पेन चाहिए, आइदर 10,000 या ले लेता 12,000 रुपीज में। तो क्या हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस ही चेंज हो गई। भाई पहले पोस्ट कार्ड चाहिए था, अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 100 पेन चाहिए, किसी भी कंपनी के, जो भी है, रेनॉल्ड्स है, जो भी आपका पायलट पेन है, जो भी है। तो इस केस में क्या हुआ भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अब पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गई, पार्टी डिस्चार्ज हो गई, अब उन्हें 100 पोस्ट कार्ड सप्लाई नहीं करने, अब उन्हें उनके 100 पोस्ट कार्ड के लिए 10,000 रुपीज नहीं देना है, अब क्या करना है, उन्हें 100 पेन डिलीवर करने हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, आपका नोवेशन हो गया। और नोवेशन क्या होता है, किसी नोवेशन में पार्टीज डिस्चार्ज होती है, एक पार्टी तो, और किसी में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन से पार्टीज की पहली ओब्लिगेशंस डिस्चार्ज हो जाती है, ये चीज है बस समझने वाली। तो ये हम लोग का हो गया क्लियर। अब वापस से आते हैं इस पे, हम लोग क्या समझ लेते हैं भाई, डिस्चार्ज समझ लेते हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एक तो परफॉर्मेंस से पार्टी डिस्चार्ज हो गई, एक पार्टी डिस्चार्ज हो गई अपने ब्रीच से, और एक पार्टी डिस्चार्ज हो गई बाय नोवेशन से। और लास्ट में क्या आता है भाई, और कैसे डिस्चार्ज होंगी, बाय फ्रस्ट्रेशन हो गया भाई कॉन्ट्रैक्ट का, बाय फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट कर गया, पार्टी क्या कर लेंगी अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट कर गया। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे फ्रस्ट्रेट करेगा उसको भी समझ लेते हैं। तो एक के साथ हमारे 2 टॉपिक्स और कवर हो जाएंगे। देखिए अब, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कर गया, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे फ्रस्ट्रेट करेगा, या तो देखिए क्या होता है, पहला क्या हो गया भाई, देखिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भी कि जो मिस्टर बी, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, मेरे कॉन्सर्ट में आप गाना गाना प्लीज, है ना, मेरी एक कॉन्सर्ट करा रहा हूँ, एक बर्थडे सेलिब्रेशन करा रहा हूँ, एक पार्टी करा रहा हूँ, मेरी मैरिज है या जो भी है, आपको प्लीज वहां पे परफॉर्मेंस करना है। और वो परफॉर्मेंस कहाँ पे स्केड्यूल्ड है, वो परफॉर्मेंस शेड्यूल्ड है
इस जगह पे, यहीं पे आके आपको परफॉर्मेंस करना है भाई। अब क्या हुआ, परफॉर्मेंस कब करना है उसको भाई 10th ऑफ फेब को, और क्या हो गया भाई 8th ऑफ फेब को क्या आ गया, जोर से अर्थक्वेक आ गया, और ये प्रॉपर्टी क्या कर गई, डिस्ट्रॉय कर गई, डिस्ट्रॉय कर गई। अब वो कहां, अब वो यहां खड़े होकर थोड़ा ना परफॉर्म करेगा, क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया भाई। अब क्या कर लेंगी पार्टीज, किसी की कोई गलती नहीं, अर्थक्वेक आ गया, एक्ट ऑफ गॉड है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, कुछ नहीं कर सकती पार्टीज, अब कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस केस में अब क्या हो गया, इस केस में पार्टीज क्या कर गई, डिस्चार्ज हो गई, नॉट बाय देयर एक्ट बट बाय द एक्ट ऑफ गॉड। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। और मैंने फ्रस्ट्रेशन क्या बताया था, 2J, 2J, वही तो बात कर रहा है फ्रस्ट्रेशन की। तो यहां पे क्या हो गया भाई, आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और कैसे फ्रस्ट्रेशन होगा, पहला तो मैंने बता दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी देख लेते हैं और कैसे फ्रस्ट्रेट होगा। सेकंड अनयूजुअल चेंज इन circumstances, unusual change in circumstances, unusual change in circumstances का मतलब है भाई जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना तब तो ऐसा सर्कमस्टांस कुछ था ही नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की बात आई तब आपका सर्कमस्टांस सडनली चेंज हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके डीयू के पेपर में भी आया है, बताऊं क्या आया है, देख लेते हैं। भाई क्या करना था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी, पार्टी में उन्होंने बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया, ये सारे लोग जो हैं इनको परफॉर्म करना था भाई पार्टी में, किसी को डांस करना था, किसी को कोई भी सॉन्ग प्ले करना था, कुछ भी करना था, किसी को पियानो प्ले करना था, कोई भी करना था। तो अब क्या हुआ, सपोज आज है 2nd ऑफ फेब, या फिर हम लोग ले लेते हैं पहले का टाइम 2019, उन्होंने कहा कि आफ्टर 6 मंथ्स का मैं पहले ही बुकिंग कर लेता हूँ, बहुत डिमांड हो जाती है, शादी का थोड़ा सीजन आ जाता है तो पहले से अपना सेफ साइड लेके चलते हैं, बुकिंग पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले से बुकिंग कर ली, और आपको मैं बता दूं कि हम लोग की कंट्री में कहते हैं कि लोगों की शादी नहीं हो रही है, और रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि ओनली इन दिल्ली अभी जो शादी का सीजन गया है इसमें 5 लाख शादियां हो गई हैं तो ऐसा नहीं है कि शादी कुछ नहीं हो रही है, बट थोड़ा ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है मुझे एकदम शौक लगा कि 5 लाख शादियां हो रही हैं, और पहले से ही सब लोग कहते हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही है। अब देखिए, चलिए जोक्स अपार्ट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि इन लोगों को आपको अपॉइंट कर लिया कि भाई आपको आना है 2nd ऑफ फेब 2019, और कब की शेड्यूल करिए डेट, फॉर एग्जांपल 2nd ऑफ अगस्त 2019। तो अब क्या आ गया, अब बीच में आ गया कोविड आ गया, तो क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन क्या हो गया, तो क्या हो गया, वो आइसोलेशन हो गया सबका। तो इस केस में क्या हो गया, नहीं कर सकते भाई, गवर्नमेंट के वो आ गए नॉर्म्स, कैसे कर लोगे आप, तो क्या हो गया भाई, ये अनयूजुअल चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया, अनयूजुअल चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया। पता ही नहीं था भाई किसी को ये भी हो जाएगा, किसी को आइडिया था कोविड आ जाएगा, नहीं आया था, किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ सिचुएशन अराइज होगी हम लोग के टाइम पे कि सब लोग आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो वो वाली बात है, बस अनयूजुअल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो जैसे ही अनयूजुअल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आया, गवर्नमेंट का वो आया, रेगुलेशन आया, नोटिफिकेशन आया, क्या हो गया, पार्टीज डिस्चार्ज हो गई, पार्टीज क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई अपने परफॉर्मेंस से। अब ये हो गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड नॉन occurrence of contemplated event, नॉन अक्रेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट। ये नॉन अक्रेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट क्या है, इसको भी समझते हैं, बहुत इजी भाषा में समझते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज। मेरा बस जितना भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरा बस यही ऑब्जेक्ट रहता है कि कंसेप्ट जो है वो इतने इजी वे में समझ में आ जाए कि जब आप पढ़ो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और वही मेरा जो पूरा स्ट्रेटेजी और पेडागोजी रहती है पढ़ाने की। अब देखिए, नॉन अक्रेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट क्या होता है, पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके लिए और सब स्टूडेंट के लिए, सब एस्पिरेंट्स के लिए इजी हो जाता है समझना। तो क्या हुआ, एक पर्सन है, इसकी ना एक स्टीमर है, इसकी स्टीमर है, सपोज ये आपकी हो गई स्टीमर। तो एक बी पर्सन है,
सपोज बी पर्सन है किसी भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और ये जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसने सोचा कि सारे जितने भी कॉलेज के टीचर्स हैं ना, जितने भी कॉलेज के टीचर्स हैं, उनको एक नेवी का एक फंक्शन होता है, इंग्लैंड में होता है, यहाँ तो नहीं होता। नेवी एक फंक्शन होता है, हर साल होता है वहां पे, एक सब लोग जाते हैं नेवी के जितने, जैसे यहाँ पे होता है ना इंडिपेंडेंस डे, वहां पे एक नेवी का सेपरेट फंक्शन होता है, जैसे हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे ना, तो वैसे ही वहां पे भी एक नेवी का फंक्शन होता है, ठीक है। वहां पे जितने भी सिटीजन सब वो फंक्शन देखने आते हैं, इंडियन नेवी, सॉरी कह रहा हूँ, आपकी यूनाइटेड किंगडम की नेवी। तो इसने क्या करा कि सारे टीचर्स हैं, इनसे बोला कि हम लोग चलेंगे वहां पे उस दिन क्या करने भाई, नेवी का फंक्शन देखने उस दिन, मतलब कि फ्यूचर, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हमेशा फ्यूचर में ही होता है। अब तो इसने क्या करा कि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उसको देने पड़ेंगे मुझे क्या, कितने, 5000 रुपीज पर पर्सन, 5000 रुपीज पर पर्सन देने पड़ेंगे। मैंने स्टीमर भी बुक कर ली है, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो चलेगा। सबने कहा ठीक है सर, हम तो चलेंगे, हम लोग तो फ्री हैं, ठीक है। तो सब लोग एग्री हो गए। अब ये क्या गए, यहाँ पे इनको जाना था, लेकिन एक दिन पहले पता चला कि भाई ये नेवी का जो फंक्शन है यही कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। भाई नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट क्या हो गया, वही वो इवेंट ही नहीं हुआ जिस वजह से आपने स्टीमर बुक करा, जिस वजह से आपने इनसे पैसे ले लिए, जिस वजह से आप इतने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, और वो वही जो है नेवी का फंक्शन वही कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, जाके क्या करेंगे वहां पे, स्टीमर ले जाके कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। इसका मतलब जो भी आपका पर्पस है वो किसी इवेंट पे डिपेंडेंट था, जो इवेंट नहीं हुआ, नहीं हो पाया। तो यही कह रहा है, नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट नहीं हुआ, इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आप हो गए अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज, सबके पैसे वापस कर दो। अब कोई ये नहीं कह सकता इनमें से कि मैं भी जाना है, आपने बोला था मुझे लेके जाओगे, अब नहीं लेके जा रहे हो, मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल करूंगा, आई विल sue you। तो नहीं कह सकते, क्यों भाई, वो इवेंट ही नहीं हुआ इवेंट ही नहीं हुआ। तो यही आपका, ये है आपका एक पर्पस। अब देखिए, बस इसमें एक चीज समझने की है, अब इसमें एक चीज ना बहुत ध्यान से समझने की है, बस उसको अगर आपने समझ लिया ना, बस आपका हो गया खत्म। ये अब देखिए, ये जो स्टीमर है ना, ये किसकी है, ए की। पी ने क्या करे, दो कॉन्ट्रैक्ट करे ना। एक तो उसने करा है किससे, भाई एक कॉन्ट्रैक्ट तो करा है उसने ए से कि भाई मुझे आपकी स्टीमर चाहिए और एक दिन के लिए मैं आपको दूंगा कितना, 10,000 रुपीज, जो भी एक है 10,000 रुपीज। और उसने बाकी के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है कॉलेज के, कि हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये जो कॉलेज के साथ जो उसने करा था वो तो हो ही नहीं पाया। लेकिन ये जो उसने स्टीमर लिया था ना, उसने ये लिया था कि मुझे ये जो स्टीमर है वो किसी भी पर्पस के लिए चाहिए, मतलब उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, मुझे बस उसने ये बताया कि मुझे एक दिन के लिए आपका स्टीमर चाहिए, बस। तो ये जो इसने बताया ना, मुझे एक दिन के लिए आपका स्टीमर चाहिए, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको तो पता है किस पर्पस के लिए चाहिए, इस पर्पस के लिए। किसको पता है, ए को, बी को पता है, ए को तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ भाई, स्टीमर तो जा ही नहीं पाया वहां पे, लेकिन क्या हो गया भाई, एक दिन के लिए तो वो ले गया ना, एक दिन के लिए तो ले गया। तो ये जो 10,000 है ना, ये इसको बी को, ए को देने पड़ेंगे, उसको थोड़ा लेना है। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट हुआ था कि आपको उसका स्टीमर चाहिए, उसको थोड़ा कोई लेना देना है कि स्टीमर को आप नेवी फंक्शन के लिए ले जाओ या कहां ले जाओ। उसको तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए, और 24 आवर्स के लिए ये स्टीमर हुआ आपका। तो उसमें क्या होगा, ये जो 10,000 रुपीज है ना, ये बी को देने पड़ेंगे ए को, और ये जितना भी एक्ट है, ये जो टीचर्स वाला और इनके बीच में जो रिलेशन है, ये था इस पे डिपेंडेंट, क्योंकि पर्पस ही क्या था भाई, नेवी का फंक्शन दिखाना है। वो आप एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये इसमें क्या है, ए एनफोर्स कर सकता है अपने 10,000 रुपए के लिए कि आपने मेरा 24 आवर्स के लिए स्टीमर लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 आवर्स के लिए मेरा स्टीमर आपके पास था, आपके पोजीशन में था, मुझे अपने 10,000 रुपीज चाहिए। मुझे अब बताइए ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, कमेंट उसमें बताइए प्लीज, वेदर इट इज क्लियर और नॉट, डन। ओके, हाँ बताइए साहिल, हाँ प्लीज बताइए साहिल।
बताइए प्लीज। चलिए चलिए, तो ये एक तो ये चीज सर अगर वो पहले ही कैंसिल हो जाता उनके जाने से पहले और उनने वो स्ट्रीमर यूज भी नहीं किया तो उनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पहले एक बार बस अपना माइक। थैंक यू आपने ये बोला, सपोज अब इसकी डेट लिख लेते हैं, सपोज 2 फेब को, 2 फेब 2024। इनको कब जाना है? इनको जाना है फॉर एग्जांपल 6 फेब को, क्योंकि फंक्शन कब है नेवी का? 6 फेब को। अब क्या कहे भाई 2 फेब को बी गया एक के पास कि मुझे आपका स्टीमर चाहिए सर, और उस टाइम पे ही अगर बी को पता है कि स्टीमर जो है किस पर्पज के लिए चाहिए, इसके लिए, अगर पहले ही पता चल गया कि इसके लिए चाहिए तो वो लेगा ही नहीं स्टीमर, लेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको बाद में पता चला लेने के बाद कि हाँ ये फंक्शन कैंसिल हो गया है, तो उसमें अगर उसने 24 आवर्स से पहले रिटर्न कर दिया तो उसमें भी उसको प्रोपोर्शनेटली उतना देना पड़ेगा। और अगर उसने 24 आवर्स तक रखा हुआ, इवन तो उसको ये पता चल गया था कि उसके 1 घंटे बाद ही पता चल गया था कि फंक्शन कैंसिल हो गया, तब भी उसने स्टीमर को वापस से उसको डिलीवर नहीं कराए, तब उसको देने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो ए पर्सन है ना, इसको कोई लेना देना नहीं है कि किस पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, उसको सिर्फ अपना स्टीमर चाहिए वापस 24 आवर्स के बाद, और अपने पैसे आपके जो उसने जितना अमाउंट फिक्स हुआ था वो उसने उसको पैसे चाहिए। ये कंसेप्ट है बस इसमें। बताइए प्लीज। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज मिलती है क्या? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज मिलती हैं क्या? हाँ हाँ, और बताइए, और कोई क्वेश्चन है? सर ये पूछ रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने आपका नोट कर लिया, बता देता हूं, अभी बता देता हूं आपको 1 मिनट में। अब देखिए साहिल ने ये पूछा फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेमेडी मिलती है या नहीं। देखिए फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ना पार्टीज के हाथ में नहीं है, वो पार्टी के हाथ में तो है नहीं, लेकिन क्या हुआ है, फ्रस्ट्रेट तो हो गया ना, फ्रस्ट्रेट तो हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, सेक्शन 65 ये बात करता है कोई भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है, उसमें अगर फ्रस्ट्रेट हो गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा फ्रस्ट्रेट, तो पार्टी ने अगर कुछ भी दे रखा है ना, मान लीजिए एडवांस दे दिया उसको कि भाई आपको परफॉर्मेंस करना है मेरे घर में, मेरे घर में तो नहीं, मतलब किसी एक्स पर्सन के घर में परफॉर्मेंस करना है, घर तो नहीं बोलना चाहिए, फार्म हाउस में परफॉर्म करना है, तो आपको मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फार्म हाउस थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपने जो एडवांस दिया ना वो आपको वापस मिल जाएगा। आपने मान लीजिए कितने अमाउंट फिक्स हुआ है, 1 लाख रुपए फिक्स हुआ है, आपने कहा लो 10,000 रुपीज पकड़ लो अभी, और 90,000 मैं परफॉर्मेंस के बाद दूंगा आपको, होता भी है, तो 10,000 रुपीज तो आपके पास आ जाएंगे सेक्शन 65 में वापस। ये रेमेडी मिल सकती है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि सर मुझे अब मेरे 90,000 दिलवाओ, कोर्ट बोलेगा फ्रस्ट्रेट हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, ना तो उसकी गलती है ना तुम्हारी गलती, क्यों दिलवाऊं तुम्हें 90,000, क्यों दिलवाऊं बताओ, ये बात है। लेकिन 10,000 वापस कर दो उसके। समझ में आया साहिल? यस सर। बस ये बात है। अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन सुन के ना, ऐसा लगता है कि हाँ मजा आता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से, बहुत 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 पेशेंटली सुन रहे हो कंसेप्ट, बहुत पेशेंटली सुन रहे हो कंसेप्ट, ये चीज है। और ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आप लाइफ टाइम जब मैं आंसर देता हूँ और आप सुनते हो ना, तो आप भूलोगे नहीं कभी। यही चीज होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का बस। अब देखिए, तो नॉन अक्रेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट हो गया, ये चीज समझ में आ गई। और क्या कर लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं कि भाई क्या हो गया, भैया वॉर डिक्लेयर हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गया। आपने इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रेड हुआ था कि चाइना से इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर फ्रॉम द चाइनीज प्रोडक्ट, इवन दो उनके रिलेशंस इतने नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है, जो भी आपके जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी आपके एसेसरीज है, वो सब चाइना से ही आता है। तो सपोज वॉर डिक्लेयर हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गया, अब चाइना अपना पेमेंट मांग रहा है, इंडिया अपनी डिलीवरी मांग रहा है, तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वॉर डिक्लेयर होने के बाद कोई भी कंट्री एक दूसरे से ट्रेड नहीं करती है ना। तो अगर वॉर डिक्लेयर हो गया तो उसमें भी क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, और क्या हो गया, और आपका हो गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया भाई, गवर्नमेंट का कोई बीच में कोई रूल आ गया। अब क्या हो गया, मान लीजिए कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया, आपको पता है जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे हुई थी। इंदिरा गांधी ने जो वो कर दिया था, आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है, 44th अमेंडमेंट आया है जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ही रखे गए। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया, इमरजेंसी लग गई, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया। सपोज एक जगह पे लग गई,
दिल्ली में लग गई इमरजेंसी, और दिल्ली में क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया। अब क्या करें, आप कह रहे हैं मुझे तो प्रोडक्ट डिलीवर करना है उसको, वरना मेरा पेमेंट नहीं आएगा। फ्रस्ट्रेट कर गया भाई, ना वो आपसे प्रोडक्ट मांग सकता, ना ही आप उससे पेमेंट मांग सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का हो गया है इंटरवेंशन, और क्या लग गई है, इमरजेंसी, इमरजेंसी लग गई है भाई। ये कंसेप्ट है। Sir, then what is the difference between an unusual change? So उसमें भी you said that COVID की norms लगी, that is also a government intervention. देखिए, कोविड की नॉर्म्स जो है ना, वो गवर्नमेंट ने प्रिवेंट करने के लिए लगाया है, लेकिन सरकमस्टांस से जो कोविड आया ना, वो तो गवर्नमेंट की उससे आया नहीं है, उसको तो प्रिवेंट करने के लिए लगाया है ना। तो इनडायरेक्टली आप कहो तो इनडायरेक्टली कुछ एक्सटेंट तक कह सकते हो, बट वैसे आप अनयूजुअल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में आप या गवर्नमेंट इंटरवेंशन में आप कोविड को नहीं डाल सकते, क्योंकि कोविड गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट आपका ये जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये गवर्नमेंट की वजह से आया है एक्सप्रेसली। But सब COVID rights होते हैं, that's not because of government. हाँ Suppose rights तो वो भी हाँ एक तरीके का जब हाँ इमरजेंसी लगता है कुछ भी, हाँ तो गवर्नमेंट हाँ इंटरवेंशन ही हाँ हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा, देखिए, राइट्स पब्लिक की वजह से होते हैं, पब्लिक की वजह से होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हाँ आती है, लेकिन अनयूजुअल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में आप राइट्स को नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पब्लिक के हाथ में होता है राइट करना या नहीं। लेकिन अनयूजुअल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या हो गया, जो पब्लिक के बियॉन्ड हो जाता है, जो Okay. इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं है, कोविड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी सुनामी आ गई, वो चीज। ठीक है हिमांशी, Yes, sir. ठीक ठीक है, चलिए चलिए, तो ये हो गया आपका। तो ये सारे फीचर जो मैंने बताए ना, इसमें क्या हो गया आपका, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो फ्रस्ट्रेट कर गया है। और अगर फ्रस्ट्रेट कर गया है ना, तो फ्रस्ट्रेट के साथ क्या हो गया, आपका जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया है अब नॉन एनफोर्सेबल, क्योंकि आप हो गए डिस्चार्ज। आपके पास सिर्फ एक रेमेडी है, जैसे पूछा था, आई थिंक साहिल ने पूछा था कि रेमेडी क्या है, तो रेमेडी बची आपके पास सिर्फ सेक्शन 65 की, कि भाई जो भी सामान दिया है, जो भी पैसा दिया है, जो भी चीज दी है, वो आपके पास वापस आ जाएगी, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया है, कोविड आ गया है, तब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोविड से, तो वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट है इसमें समझने वाला। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्हीं सारी टर्म्स एंड कंडीशन से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं, चलिए अब हाँ, और कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग कुछ। एक होता है कंटिंजेंट, एक होता है वेजरिंग, कंटिंजेंट एंड वेजरिंग, कंटिंजेंट एंड वेजरिंग। देखिए, वेजरिंग एग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं ना, बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आ रहे हैं ना कंसेप्ट्स, बताइए। बढ़िया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सीरियसली दिल से एकदम खुशी हो जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है कि हाँ आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हो, बस कंसंट्रेशन बनाए हुए हो। बस वही तो एक टीचर की क्वालिटी होती है, कि आपका बस कंसंट्रेशन आप देखो, और वो आपकी गलती नहीं होती, वो टीचर के ऊपर होता है कि अच्छा टीचर वही होता है जो कंसंट्रेशन ना ब्रेक होने दे बस स्टूडेंट का। देखिए अब देखिए, तो वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट और यहां है एग्रीमेंट। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब इसको तो एनफोर्स किया जा सकता है, और ये एग्रीमेंट है, तो भाई सेक्शन 10 इसको रोक रहा है। और क्यों रोक रहा है, क्यों रोक रहा है सेक्शन 10? क्योंकि सेक्शन 10 ये कहता है कि भाई आपका जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसीडरेशन आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, वेजरिंग एग्रीमेंट जो है क्लियर कट आप क्या हो रहा है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है भाई, बैटिंग आप नहीं कर सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते आप, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन कंटिंजेंट जो है वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भाई, इसमें कोई अनलॉफुल नहीं है। लेकिन ये है क्या, ये भी समझ लेते हैं, है क्या ये भी समझ लेते हैं। जो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, वो क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत इजी हो जाता है। देखिए
ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर आज है 3rd ऑफ फेब को अगर रेन हुई, ए देगा बी को 50,000 और नहीं हुई रेन तो आपका बी देगा ए को 50,000। तो हम लोगों ने क्या समझा कि भाई वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट किस पे, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। किसी को नहीं पता कल बारिश होगी या नहीं होगी, एक्सेप्ट वो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो एक उसकी बात छोड़िए कि वो आईएमएम की आईएमए की आपकी रिपोर्ट देख के, आईएमडी की रिपोर्ट देख के बता रहा है, वो चीज डिफरेंट है। या इसको हटा के कोई भी ले लिया, कल मैच जीतेगी नहीं जीतेगी इंडिया, या कोई भी ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है। तो जो भी इवेंट अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है और जिसके ऊपर आपने बेट लगा ली, अगर ये होगा तो मैं इतने दूंगा, ये नहीं होगा तो तुम मुझे इतने दोगे, और यही होता है वेजरिंग। वेजरिंग यही होता है कि भाई इट डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जिसमें वन पार्टी विल लूज एंड अनदर पार्टी विल विन। एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी, होना ही होना है भाई। अब देख लो ना आप क्या होगा भाई, अगर ए जीता तो बी देगा 50,000, तो कौन जीता, ए जीता, हारा कौन, बी, और बी जीता तो कौन हारेगा, ए। सिंपल। तो अगर इफ वन पार्टी विल विन अदर पार्टी विल लूज, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसमें आपका वेजरिंग होगा। और वेजरिंग हो गया तो भाई किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, सेक्शन 10 की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो कहां गया, सेक्शन 10 में आ गया, और सेक्शन 10 में आ गया तो मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट ही रहा। क्यों, वॉल खड़ी है भाई, वॉल खड़ी है सेक्शन 10 की, आप पास नहीं कर सकते उसको, नहीं बना सकते कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, नहीं हुई बारिश, नहीं जीता मैच, बी कह रहा है जाओ नहीं दे रहा आपको पैसे नहीं दूंगा पैसे आप लोग को, जो करना है वो कर लो। ये बेचारा क्या करेगा, हेल्पलेस है, जाओ कोर्ट, नहीं जा सकता, और चला भी गया तो कोर्ट वापस भगा देगा उसको। तो यही होता है वेजरिंग। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, द पार्टी विल आइदर लूज और विन। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइएगा, बस एक बात बताइएगा। अभी हमारे पास है 17 मिनट्स हैं, अभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ये सारा। तो मुझे एक बात बताइएगा कि वेजरिंग मैंने आपको बताया कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, क्या वेजरिंग कोई पास्ट इवेंट पे भी हो सकता है, यस या नो? कमेंट, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, कमेंट करना है कमेंट करिए कि क्या वेजरिंग कोई पास्ट इवेंट पे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्लीज बताइए। यस, हाँ सर, यस, कर हाँ, सकते हैं। हाँ, वो करिए, एलेबोरेट करिए। सर जैसे कि हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, कोई पास्ट इवेंट है, हाँ, और जैसे कि आप भी वो चीज में प्रेजेंट थे, हम भी प्रेजेंट थे, लेकिन आपका स्लिप ऑफ माइंड के कारण वो चीज आपके पास है नहीं। हाँ, और हम लोग लगा लेते हैं कि जैसे रमन ने आपको 5,000 रुपए दिए थे और आपको पता नहीं है, हाँ, और मैंने ये बोल दिया अगर रमन ने 5,000 रुपए आपको दिए होंगे तो हाँ, आप मुझे 5,000 दोगे। अगर रमन ने 5,000 रुपए नहीं दिए होंगे तो मैंने आपको 5,000 रुपए दूंगा, और हाँ, फिर आप अपना यूपीआई पेमेंट चेक करते हो और वहां निकल जाता है। तो सर हाँ, ये भी तो बेटी खेल रहे हैं ना। हाँ, 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 बिल्कुल 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 सही बात है। दैट मीन्स होता है ना, होता है ना, यस सर, होता अकॉर्डिंगली। है, बिल्कुल। और इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, आज क्या है, आज सेकंड है, मैंने मान ली रमन से कर लिया एक एग्रीमेंट के, रमन यार ये बताओ कि 25 ऑफ जनवरी को कौन सी टीम जीती थी, ना उसको पता ना मुझे पता। उसने कहा इंडिया जीती थी, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जीती थी, कर लिया, बाद में देख लिया फोन में, दोनों को नहीं पता है ना, तो वो भी आपका वेजरिंग हो जाएगा। अगर ये जीती होगी तो तुम मुझे दोगे, लेकिन अगर वो जीती होगी तो मैं आपको इतना दूंगा। लेकिन वेजरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इवेंट पार्टीज की नॉलेज में नहीं होना चाहिए। बस द इवेंट शुड नॉट बी अंडर द नॉलेज ऑफ द पार्टीज। अगर पार्टी की नॉलेज में इवेंट हो गया ना तो वेजरिंग नहीं होगा, क्योंकि पता ही है उसको, तो अनसर्टेनिटी कहां बनी, फिर अनसर्टेनिटी तो बनी ही नहीं फिर। तो ये सारा कंडीशन हो गया आपका वेजरिंग में, वेजरिंग में। अब आ जाते हैं कंटिंजेंट पे। कंटिंजेंट पे तो कंटिंजेंट क्या कह रहा है, कंटिंजेंट पहली तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो अनलॉफुल की तो बात ही नहीं आती। कंटिंजेंट क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हुआ कि अगर 3rd ऑफ फेब को रेन हुई ना, बारिश अगर हुई, तो ए बी को देगा कितना, 10,000 रुपीज। ये भी तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर नहीं हुई तो वेजरिंग में कितना देता बी, 10,000 रुपीज ए को। लेकिन यहां कुछ नहीं देगा बी,
मतलब बी क्या है, विन विन सिचुएशन में है, अगर हुई 10,000 मेरे, नहीं हुई तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। तो क्या हो गया, ये भी डिपेंडेंट है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, लेकिन यहां पे वो नहीं है कि वन पार्टी विल विन अनदर पार्टी विल लूज। कंटिंजेंट तो है इवेंट, कंटिंजेंसी तो है इवेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन पार्टी विल विन एंड अनदर पार्टी विल लूज, अनदर पार्टी विल लूज। ये कंसेप्ट है इसमें समझने वाला, यही कंसेप्ट है इसमें समझने वाला कि वेजरिंग और कंटिंजेंट को क्यों डिफरेंशिएट करा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछते हैं बहुत सारे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिंजेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई मुझे उस केस के बारे में बता सकता है, बहुत ही फेमस केस आप लोगों ने सुना भी होगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जनरल ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। उसके मुझे फैक्ट्स बता दीजिए बस, मतलब हुआ क्या था इन ब्रीफ में ही, इन ब्रीफ में बता दीजिए बस एग्जैक्टली था क्या उस केस में। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल सुना सर भी उसमें होगा। एक केमिकल कंपनी बोलती है कि हमारा ड्रग है, अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक तो हाँ आपको एक सर्टेन इन्फेक्शन है जो नहीं होगा, हाँ और जो कंज्यूमर है, जो जिसमें प्लेंटिफ भी है, हाँ वो उसको कंज्यूम करने के बाद भी, जो भी उनके प्रिस्क्राइब कंडीशन थे, हाँ इसे कंज्यूम करने के बाद भी उसको इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ तो वो बिल्कुल क्लेम करती है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि वो जो काले वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल है वो वेजरिंग में आएगा या कंटिंजेंट में आएगा? सर यही कंटिंजेंट। कंटिंजेंट में। कंटिंजेंट में आएगा, क्यों, रीजन बताइए। उसमें ये नहीं बोला था ना आपको हमें कुछ देना पड़ेगा, हम ही सिर्फ आपको देंगे। हाँ हाँ बस यही यही तो है बस समझने वाला कि भाई कंटिंजेंट है, वो वेजरिंग नहीं है, वेजरिंग नहीं है, कंटिंजेंट है। अब कंटिंजेंट क्या होता है कि भाई कोई इंपॉसिबल इवेंट, सॉरी अनसर्टेन इवेंट हुआ तो इतने दूंगा, नहीं हुआ तो इतने दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर कंटिंजेंसी कोई इंपॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट है तब भी क्या वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? इफ द कंटिंजेंसी डिपेंड अपॉन द इंपॉसिबल इवेंट, फॉर एग्जांपल अगर कल सन वेस्ट से राइज करेगा, मैं आपको 20 करोड़ रुपीस दूंगा, ये भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सर क्योंकि सबको तो नॉलेज होता ही है कि वेस्ट से तो नहीं होता है। बिल्कुल, तो क्या बताइए, है ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सर नॉलेज में है तो कंटिंजेंट ही होना चाहिए आई गेस। अगर सर कंटिंजेंट, सर पॉसिबल ही नहीं है ये तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं तो कंटिंजेंसी कहां है, और कंटिंजेंसी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कंटिंजेंसी नहीं है इसमें तो इंपॉसिबल इवेंट है। हिमांशु समझ में आया, प्लीज बताइए। ये तो समझ गया मैं, ये नॉलेज वाले पे चला गया था। हाँ 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 हाँ, नॉलेज वाला वही समझ रहा हूं मैं, क्योंकि वही सही बात है, नॉलेज है पर्सन को कि भाई पता है इंपॉसिबल इवेंट है यार, कैसे आप उसको एनफोर्स करा दोगे। तो बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया। तो कंटिंजेंट अगर कोई इंपॉसिबल इवेंट है तो उसको आप एनफोर्स ही नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी नॉलेज में भी है वो, और वो इंपॉसिबल इवेंट भी है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने समझ ली। लेकिन मैं इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, इतना इजी क्वेश्चन मैं पूछता नहीं हूं कभी, लेकिन क्यों पूछ रहा हूं। सेक्शन 36 पढ़िए एक बार, सेक्शन 36 रीड आउट करिए, सेक्शन 36 रीड आउट करिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी सुना हो ना, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर आपसे किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा हो, लाइफ में बता रहा हूं, और आगे लाइफ में अगर कोई पूछ ले तो, आफ्टर ह्यूज रिसर्च मैंने ये क्वेश्चन बनाया, अपने से ही बनाया है। अब एक बार 36 पढ़िए, क्या लिखा है देखिए। Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. Impossible event है, नॉलेज में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इवेंट ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बात कर रहा है। अब एक बार आ जाइए बस सेक्शन 56 पे, सेक्शन 56 पे, सेक्शन 56 पे देखिए। सेक्शन 56 पे आप आ गए, मुझे एक बार थंब अपना शो कर दीजिए। सेक्शन 56 पे आ गए हर कोई, बेरेक्ट है ना हर किसी के पास, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, और प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, और किसी भी, मैं आपको बताऊं कहीं से कहीं तक ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए सेक्शन 56 क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला पढ़ना है बस, फर्स्ट वाला, फ्रस्ट्रेशन तो दूसरे पैरा में है, सेकंड वाले क्लॉज में है, फर्स्ट पैरा। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इटसेल्फ इज वॉइड। An agreement to do an impossible act is itself void। तो क्या कह रहा है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट,
तो एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ इज void। और सेक्शन 36 वापस से पढ़ें, क्या बोल रहा है कि भाई contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the party through the agreement at the time when it is made। तो सेक्शन 56 का 1 जो मैंने पढ़ा ना, जो एक लाइन लिखा हुआ है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल इवेंट इज void, और सेक्शन 36 में डिफरेंस क्या है ये मुझे बता दीजिए बस, आप में से कोई भी। मजा आ जाएगा सुन के, मजा आ जाएगा सुन के। और जिसने भी बताया ना उसको स्पेशल डिस्काउंट मैं करा दूंगा एम्बिशन में, अगर वो आएगा तो। बताइए प्लीज। सेक्शन 56 का एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल इवेंट void और सेक्शन 36 का ये जो है, इसमें डिफरेंस कहां आ रहा है? बस यही चीज तो है समझने वाली, यही चीज तो है। प्लीज प्लीज माइक ऑन करके बोलिए प्लीज। कार्तिक प्लीज माइक ऑन कर दीजिए एक बार। सर लाइक एक एग्जांपल से समझाऊं? हाँ हो हाँ सकता है प्लीज गलत हो। प्लीज सर प्लीज। 56 एग्रीमेंट जो सेक्शन 56 है, उसमें हम किसी को भी प्रॉमिस तो कर सकते हैं, लाइक मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा या फिर एज सच, ओके। बट 36 में नहीं हो सकता है ये चीज। आप मतलब किसी को विश्वास दिला सकते हो और उस पे मतलब लव एंड अफेक्शन में आप चीजों को उसको विश्वास दिला सकते हो, बट 36 में कभी होगा ही नहीं। थोड़ा और इलैबोरेट करिए। आप थोड़ा करीब पहुंच गए हैं, मतलब कि मैं आपको बताऊं ना 30% आप पहुंच गए हैं, 30% पहुंच गए हैं। थोड़ा और करिए। कार्तिकेय आपने एक बार हाँ कार्तिकेय आई थिंक वो उनका माइक ऑन नहीं हो पाया या वो दूसरे सिस्टम पे है तो उनकी वॉइस तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वापस से आप कमेंट कर दीजिए कार्तिकेय एक कंप्लीट आंसर के साथ। हिमांशु आपने 30% तो आप पहुंच गए हैं। और प्लीज बताइए, बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए, अटेम्प्ट करिए। आपको जाते जाते ऐसी चीज तो बता के जानी पड़ेगी ना कि हाँ आपको भी लगे कि हाँ यार कुछ तो बताया लाइफ में, कुछ तो ऐसा बताया कि जो पता ही नहीं था। बताइए प्लीज। कोशिश करिए प्लीज, पढ़िए उसको थोड़ा सा, पढ़ेंगे ना पता चलेगा। हाँ तो सेक्शन 36 में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है करने की, जैसे मैं बोलूँ इससे शादी करे, मतलब तू मेरे को पैसे देगा अगर वो उससे शादी कर लेगी तो। हाँ नहीं 36 उसमें में तो लिखा ही इम्पॉसिबल है। नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी भी तो आ सकती है उसमें, अगर मान ले कर ली तो फिर मतलब वो पैसे मिलेगा पर वो एग्रीमेंट तुम्हारा इलीगल था। नहीं। तो क्योंकि उसमें जनक लिखा है ना, देखो आप देखो क्या लिखा है हेडिंग में, एग्रीमेंट्स कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर मैरिज की बात है तो वो तो कहीं ना कहीं उसमें पॉसिबिलिटी है, तो सेक्शन 36 तो उस पर नहीं आएगा। फिर वापस से देखो, आप आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा, बहुत, मैं तो बहुत इंप्रेस हूं आपसे कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा और आप पहुंच रहे हो आंसर के पास, पहुंच रहे हो। हिमांशु भी पहुंच रहा है और आप भी पहुंच रहे हो। थोड़ा और अटेम्प्ट करो, थोड़ा और अटेम्प्ट करो, मजा आ जाएगा। मतलब जिसने इसका आंसर दे दिया ना, मतलब मजा आ जाएगा सीरियसली। मैं खुद पर्सनली उसको स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगा अपने पास बैठवा के नीचे ऑफिस में, प्लीज। और जो नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे अगर कोई आया तो उनके साथ भी हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेंगे। और जो भी आपका आएगा, जो भी पर्सन आएगा, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। यू आर हाईली वेलकम टू कम एट एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, इट्स ऑल योर्स। बाकी प्लीज बताइए। आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा करा, पहुंच तो रहे हो, बहुत क्लोज आप, मतलब पहुंच रहे हो आप, आपने डायरेक्शन सही पकड़ लिया, मैं इतना बोलूंगा बस। आपने वो जो रस्सी है ना टारगेट तक पहुंचने की, वो आपने सही पकड़ ली है, लेकिन बस आपको पहुंचना है अब। बाकी स्टूडेंट प्लीज अटेम्प्ट करिए। रॉयल गौतम अभी जो मुझे दिख रहे हैं, सुकृति दक्ष, मुस्कान रॉय, साहिल धूपिया, शिराज आलम, हिमांशी राठौर, बाकी 28 स्टूडेंट्स और हैं, उनके मुझे अभी नाम शो नहीं हो रहे हैं। बाकी आप लोग अटेम्प्ट करिए प्लीज। कुछ तो आ रहा होगा माइंड में, कुछ तो अटेम्प्ट करिए। देखिए जनक ने भी अटेम्प्ट करा है, हिमांशु ने भी करा है, बाकी स्टूडेंट यहाँ पे हैं अराउंड 40 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन देखिए 2 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करा है। उनके लिए मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, और उनको कांग्रेचुलेट बोलता हूं कि एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट करा है और आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट भी करिए ना अटेम्प्ट। क्या लग रहा है? 36 में सर ये है कि इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, और जबकि 56 में क्लियरली मेंशन्ड है कि इम्पॉसिबिलिटी है। 36 में एक सेकंड पहले मैं ये पढ़ लूं, में नॉलेज हो भी सकती है या नहीं भी इम्पॉसिबल इवेंट
ठीक है, नॉलेज है भी नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस नहीं होगा बस। और आपने बोला 36 में इम्पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं नहीं, इम्पॉसिबिलिटी है ही, तभी लिखा है इम्पॉसिबल व्हेन वॉइड, है इम्पॉसिबल उसमें। उसमें इम्पॉसिबिलिटी है या नहीं वो तो फिर कंटिंजेंट हो जाएगा ना, इम्पॉसिबिलिटी तो है तभी तो वॉइड कह रहे हैं। अगर कंटिंजेंट, अगर आपने कोई भी कंटिंजेंट आपने बोल दिया कि फ्रॉम टुमारो द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट आई विल गिव यू, तो इम्पॉसिबल तो है ही, नॉलेज में है चाहे नहीं है, लेकिन है इम्पॉसिबल। कुमार अभिनव प्लीज, हाँ बताइए प्लीज, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Sir, I think section 36 talks about the impossibility of the event in the future. हाँ, While on the other hand, in section 56, the impossibility is in the present moment. So that is the difference between section 36 and 56. मैं आपको बताऊं, क्या नाम है, कुमार अभिनव, आप 50 to 60% पहुंच गए हो, अब 50 to 60% तक पहुंच गए हो, आप पहुंच गए हो। सर हाँ। सर सेक्शन 56 में जैसा कि अभी इन्होंने बोला, मुझे उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया हाँ। कि हम जिस बात को लेके कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं हाँ। वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो हम उस पर नहीं कर सकते कोई भी आप कौन सा फॉर्मेशन सेक्शन किसी बता भी रहे हो पहले, तरीके की। सेक्शन कौन सा बता रहे हो आप पहले? 56 ठीक है ठीक है 56 में हम जो करने वाले हैं वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, मैं पता है, तो हम उस पर कोई फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है 36 में हम जिस पे बात कर रहे हैं वो किसी मोमेंट पे इम्पॉसिबल ही, जैसे प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। बिल्कुल 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 सही बात है, आप भी वही बात, बिल्कुल सही बात, 50-60% पहुंच गए हो, आप भी 60% पहुंच गए हो। कंबाइंड एफर्ट हिमांशु एंड कुमार अभिनव एंड रॉयल गौतम, आप 60% तक पहुंच गए हो, 40% रह गया बस। सर शायद इसमें थोड़ा कंपनसेशन का रोल है शायद थोड़ा। नहीं उस पे नहीं आ रहा मैं, इतनी टेक्निकलिटी में जा ही नहीं रहा मैं, नहीं बता दूं, बताइए प्लीज। सर 2 मिनट और दे दीजिए, जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल आप लीजिए। आप 60% तक पहुंच गए हो, मतलब यार बहुत क्लोज आ गए हो, बस होने ही वाला है टारगेट टच, एक दो हिंट आपको और मिल गए ना तो आप कर लोगे टारगेट टच। और बाकी स्टूडेंट भी प्लीज अटेम्प्ट करिए, देखिए 4 स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट करा और बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा है, बाकी स्टूडेंट भी प्लीज करिए, अदरवाइज फिर मैं बता ही दूंगा आंसर तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। मैं चाहता हूं आप अटेम्प्ट करो, कुछ भी लग रहा है, कुछ भी आपको जो भी माइंड में आ रहा है, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। और ये कभी मत सोचना कि इस अटेम्प्ट करने से मैं डिमीन हो जाएगा या डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी मेरी, ये कभी मत सोचना। आप जितना अपने आप को फ्री समझोगे, जितना आप वो कहते हैं ना जिद्दी बन जाओगे, जितना आप अपने आप को समझोगे कि मेरी कोई इंसल्ट नहीं होगी, कुछ भी मैं बोलूं, कुछ भी का मतलब रेलेवेंट, तो उस केस में उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही। बताइए, और यहाँ कौन है, मैं ही तो हूं बस, कोई आप क्लास के सामने थोड़ा ना बोल रहे हो, ठीक है ना। यार आपका कमेंट बस एक हार्डली 10 सेकंड के लिए शो होता है कार्तिक, वापस से पता नहीं इरेज हो जाता है, तो एक बार वापस से एक बार आप लिखिए, तो मैं अभी पढ़ता हूँ बस आपका कमेंट वापस से। अभी किसी ने हैंड रेज किया था अपना, आई थिंक कुछ डी से नेम था उनका, दिव्यांश ऐसी करके, तो प्लीज बताइए। आपके पास 1 मिनट और है, बस 1 मिनट और है, क्योंकि 1 बजने में भी 1 मिनट है बस। सर एक में प्रेडिक्ट करते हैं पार्टीज अक्रेंस ऑफ इवेंट, एक में प्रेडिक्ट करते हैं पार्टीज अक्रेंस ऑफ इवेंट, दूसरे में नहीं। अच्छा, कार्तिक 80% पहुंच गया है, या आई थिंक आई एम सॉरी, आप मेल हैं या फीमेल, बिकॉज कार्तिक दोनों का मेल फीमेल दोनों का नाम होता है, तो प्लीज बता दीजिए इधर यू आर मेल और फीमेल। तो कार्तिक जो हैं वो 80% तक पहुंच गए हैं, मतलब आपके कंबाइंड एफर्ट से आप लोग 80% तक पहुंच गए। सर शायद 36 में चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं हो सकता है। 36 में चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जा रहा हूं मैं, फ्रस्ट्रेशन तो बाद में सेकंड पैरा में आता है ना, मैं तो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हमेशा सेक्शन 56 पैरा 2 में है।
वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो इट्स इम्पॉसिबल। सर जैसे उसमें भूल गया मैं कि इस एक में इवेंट की वजह से इम्पॉसिबल होता है और एक में पार्टी को पता होता है कि वो इम्पॉसिबल है। ये दो चीज का शायद लग रहा है मेरे को। अच्छा, इवेंट को इलेबोरेट करिए। सर फिर टाइम लगेगा वापस सोचने में। बताइए, बता दूं? वैसे आपने बता दी, 80% तो पहुंच ही गए हैं आप, बता दूं? अरे आप ट्राई, कि आप बोलिए, मैं इतनी देर से कह रहा हूं ना, बोलिए प्लीज। बिल्कुल। हाँ, नहीं, वो है ही इम्पॉसिबल, है ही इम्पॉसिबल। चलिए मैं बता देता हूं आपको, वैसे तो आपने बता दिया है, बहुत इजी डिफरेंस है। सेक्शन 36 में जो इम्पॉसिबिलिटी है ना, ध्यान से समझ रहे हैं ना आप? सुन, पहले मुझे बता दीजिए, सुन रहे हैं ना? वॉइस आ रही है क्लियर एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है? थंब अपना शो कर दीजिए। ओके ओके, डन डन डन। अब समझिए, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल एक मिनट का क्लास और है, और बस यही है जो इसका मेन पंच पॉइंट आपको देके जा रहा सर इसमें एक कि इम्पॉसिबल इवेंट अगर होगा तो वॉइड होगा, और उसमें तो इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड दे रखा है 56 में, आई गेस। हूं। अंडरस्टूड, वो भी है, वो भी अंडरस्टूड है, वो भी अंडरस्टूड है, वो भी अंडरस्टूड है, वो भी अंडरस्टूड है। सर एक और डिफरेंस मुझे पता चला, इवेंट और एक्ट का डिफरेंस। हाँ, तो इवेंट को एलैबोरेट कीजिए। हार नहीं मानेंगे आप, मुझे लग रहा है। हाँ, आर्या वर्मा बताइए। बताऊं आंसर, बता दूं? सर चलिए, इवेंट जिसमें पार्टीज का कोई हाथ नहीं है, और एक्ट जो पार्टीज खुद कर रही है। अब पूरे से वापस से कंप्लीट कर दीजिए इस आंसर को। हो गया 100%, आप सबके एफर्ट से 100% हो गया है, बहुत 100%। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, 100% हो गया है, बस इसको कंप्लीट कर दीजिए। या कंप्लीट सर इवेंट वो जो जिसकी कंट्रोलेबिलिटी पार्टीज के लिए मतलब पार्टीज के हैंड में है जिसकी कंट्रोलेबिलिटी, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। और एक्ट वो जिसपे उनकी कंट्रोलेबिलिटी नहीं है, वो शायद उनके हाथ में है भी या नहीं भी, लेकिन वो उनके बियॉन्ड कंट्रोल भी है। आपने उल्टा बोल दिया रॉयल, बस बिल्कुल 100% सही बोला, लेकिन उल्टा बोल दिया है। इवेंट देखिए, मैं समझाता हूं। सेक्शन सर जो 36 में इवेंट जो वॉइड हम लोग बोल रहे हैं, उसमें पार्टीज का कोई रोल ही नहीं हो सकता है, वो एक इवेंट है। ओके, लेकिन जो एक्ट है वो एक्ट पार्टीज खुद करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे सर 36 के एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इसमें पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं है, और 56 के एक्ट में कंट्रोल होगा पार्टीज का। उसका एग्जांपल लेके बताइए तो। लाइक सर कोई ड्यूटी परफॉर्म करना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसमें। पहुंच गए यार आप, बहुत यार वेरी एग्जांपल दें? वेरी इम्प्रेसिव, बहुत, आई एम वेरी इम्प्रेस यार, मजा आ गया, मतलब सीरियसली दिल से मजा आ गया यार, आपकी कंबाइंड एफर्ट से हेड्स ऑफ। हाँ सर इवेंट में एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया सनराइज का। हाँ, ओके, तो सनराइज का एक इवेंट हम ले लिए, हाँ, जो कि वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो बाय नेचर ही वो वॉइड है। ओके, लेकिन इम्पॉसिबल एक्ट जो कि हम कह रहे हैं कि हम चांद का टुकड़ा लेकर आएंगे, तो शायद वो इम्पॉसिबल एक्ट है, लेकिन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या पता कोई जाकर वहां से एक टुकड़ा उठाकर लेकर आ जाए। मतलब वैसे इम्पॉसिबल है, वैसे इम्पॉसिबल है, ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट है, बट शायद उसमें कुछ चांसेस है जो कि वो एक्ट है वो पार्टी के हाथ में है। हाँ, कि अगर वो एग्जर्ट करे उतना अपना जो भी चीज, मतलब अगर वो उस चीज के लिए तत्पर है, मतलब जैसे प्रेजेंट कि इम्पॉसिबल है ना, प्रेजेंटली तो इम्पॉसिबल है, ये सब प्रेजेंटली इम्पॉसिबल है, बट इन फ्यूचर क्या पता, जैसे हम मार्स पे पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर तो फिर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल इन फ्यूचर। प्रेजेंट की अगर बात करें, हाँ प्रेजेंट इम्पॉसिबल है। अब देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, अब मैं बोलता हूँ, अब आप सुनिए प्लीज। ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा, सीरियसली मैं बहुत इंप्रेस हूँ यार, आप लोगों मतलब तोड़ के ही माने आप क्वेश्चन। देखिए समझिए, अब सेक्शन 36 का जो इम्पॉसिबिलिटी है ना, वो पार्टीज के हैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, पार्टीज के एक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे आप लोगों ने बोला।
लेकिन सेक्शन 56 का जो इम्पॉसिबल है वो पार्टीज के एक्ट पे डिपेंडेंट है। मैं अभी ये कह रहा हूं, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं अभी ये कह रहा हूं कि अभी के अभी मैं मैजिक से यहाँ पे हिमांशु राज को प्रेजेंट कर दूंगा। मैं अभी कह रहा हूं अभी मैं एक मैजिक से यहाँ पे ऑडी, BMW, मर्सिडीज खड़ी कर दूंगा। तो वो इम्पॉसिबिलिटी पार्टीज के एक्ट पे डिपेंडेंट हो रही है। लेकिन सेक्शन 36 की इम्पॉसिबिलिटी पार्टीज के एक्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो रही, वो इटसेल्फ इम्पॉसिबल है और वो पार्टीज का उसमें कोई रोल नहीं है। यही डिफरेंस है 36 का इम्पॉसिबिलिटी में और आपका सेक्शन 56 की इम्पॉसिबिलिटी में। अब मुझे बताइए, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब सर बताइए, कोई एग्जांपल देके एक बार से समझा दीजिए, तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा। एग्जांपल अभी दिया ना मैंने, ये वाला। क्या सेक्शन 56 में मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अभी सुकृति को यहीं से मैजिक से प्रोड्यूस कर दूंगा। इम्पॉसिबल तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना मैं करूंगा। लेकिन 36 में क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि कल अगर सन जो है वो वेस्ट से निकलेगा तभी मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा। वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो मैं कह रहा हूं। वो इटसेल्फ इम्पॉसिबल है, इटसेल्फ इम्पॉसिबल इवेंट है, लेकिन ये क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट है। ये डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस। अब बताइए सुकृति, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर, बस सर एक एक की का ही इसमें फर्क था। लेकिन आप लोगों ने 100% तो कर ही दिया है, 100% कर ही दिया है। अब आप में से जितने भी लोग आएंगे ना, मुझसे जरूर मिल के जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग से मिलना यार। मतलब मैं चाहता हूँ पर्सनली आप लोग से मिलना। आपके साथ मुझे सेशन करके बहुत बहुत एंजॉयमेंट आया, बहुत मजा आया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। सेम यस सर। I can see so much of hearts over here and same from my side. कभी भी आप एम्बिशन आइए, मुझसे जरूर मिलिएगा, बहुत मुझे अच्छा लगेगा आप लोग से मिलना। आप लोग का डीयू है, पास में ही है। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और बहुत आप, मैंने सुना आपके एग्जाम प्रॉपर्ली दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंसेप्ट में जितना मैंने समझाया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चन डाल देना, डीयू वो आप कर लोगे जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। एग्जाम के बाद जरूर आके मिलना, मैं चाहता हूँ आप लोगों से मिलना। बाकी आपके डीयू तो पास ही है, एम्बिशन से कभी भी आइएगा, मैं आपको जरूर मिलूंगा। माय नेम इज निशांत शर्मा, आई एम एन एजुकेटर एट एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। एंड लव यू ऑल, ऑन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम लोग मिलते हैं फिर ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स